नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली आप लोगों के लिए यूनियन बजट 2025-26 का पापा वीडियो ये है सामने। इसको आप पूरा देखो, कच्चा चबा डालो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी चीजें प्री मेंस के लिए जरूरी है सारी चीजें डिकोड कर दी है। आपको इस वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट बजट के 2025-26 के लिए तो कहीं से कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो अपने आप में संपूर्ण है। मेंस के लिए भी कई सारे कीवर्ड्स जो है मिल जाते हैं अगर आप स्पीच वगैरह पढ़ें, लेकिन वो सब काम मैंने आपके लिए कर दिया है। बजट स्पीच पूरी पढ़ के जो जो कीवर्ड्स हैं सारे मैंने आपको बताए हैं। प्री के लिए भी बताया है, मेंस के लिए भी बताया है। शुरू का आधा घंटा का वीडियो करीबन स्मार्ट बोर्ड का है और उसके बाद कुछ 2-4-5 मिनट का और जो फैक्चुअल वाला है। तो अगर सिर्फ प्री के लिए आपको देखना है तो शुरू के करीबन 40 मिनट तक देखें, लेकिन अगर आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है, क्योंकि बजट बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बजट में सरकार ये बताती है कि अगले आने वाले साल में क्या क्या सरकार की स्कीम आने वाली हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, कहां कहां सरकार पैसा खर्चा कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होना है, कैपिटल कितना होना है, कौन सा टैक्स सबसे ज्यादा आना है ना। ये सारे फैक्ट आपको इसी में मिल जाएंगे। कोशिश करें कि इस पापा वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले मैंने यूपी बजट का पापा वीडियो दे ही दिया है, वो भी आप देख डालें। इकोनॉमी का पापा वीडियो एग्जाम के करीबन 15 दिन पहले मैं जो है अपलोड करता हूं, ताकि सारा डेटा बिल्कुल लेटेस्ट हो। तो वो आपको एग्जाम के पहले जो है 15 दिन पहले इकोनॉमी का पापा वीडियो दिया जाएगा। इसके अलावा मिसलेनियस का भी पापा वीडियो आपको दिया जाएगा। और कोई भी डिमांड हो आपकी, किसी भी तरह का आप जो है बात करना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ आप जो है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत एफर्ट लगता है यार, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है इसमें। और जो है सारी चीज़ें, ये बजट वगैरह के काम सारे मैं खुद ही करता हूँ। वो कोशिश करें एक लाइक ज़रूर कर लें, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है अगर वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, यूपी पीसीएस 2026 की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का प्री प्लस मेंस का जो है कंप्लीट ग्रुप चालू कर दिया गया है। उस ग्रुप को ज्वाइन करके अगर आपने कंप्लीट ग्रुप ज्वाइन किया और स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी, आप आराम से हर हाल में प्री और मेंस सिलेक्ट होकर रह सकते हैं। ठीक है। आरओ की भी कंप्लीट प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप जो है हमारा चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं, सिलेक्शन तक की। बीओ की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमारा चल रहा है, कंप्लीट तैयारी एक ही जगह आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारे स्टेट पीसीएस जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, इन सब के भी हमारे ग्रुप्स चलते रहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के भी। ठीक है। अब आप ये वीडियो पूरा देखिए बजट वाला, और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उसको जरूर बताइएगा। 4 इंजन जो है बजट में बताए गए हैं, उसके बारे में मैंने जो है समराइज करके आपको बताया है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी मैंने डिस्कस किए हैं जो आपके मेंस वगैरह के एग्जाम में आ सकते हैं। और आप एग्जैक्टली उन कीवर्ड्स को आंसर राइटिंग जब आप करते हो ना, तो उसमें एज इट इज यूज कर सकते हो। इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैंने कुछ आपसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन को एक ही कमेंट में कोई कर पाएगा तो उसको हम पिंड जरूर करेंगे। कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए। ठीक है। ऑल द बेस्ट है। चलो वीडियो देखो। अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यूनियन बजट 2025-26 की। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि बजट 2025-26 है कितने का, कितना एक्सपेंडिचर हमको करना है, आकार कितना है। तो बजट का 2025-26 का आकार कितना है? 50,65,345 करोड़ रुपए का। और ये अभी तक का हाईएस्ट है, वो हर बार हाईएस्ट हो जाता है, तो ये कोई फैक्ट नहीं। पिछली बार के जो भी एलोकेशन होता है उससे थोड़ा गवर्नमेंट बढ़ा के ही देती है, वैसे भी इन्फ्लेशन भी बढ़ता ही है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो ये कितने का है बजट? 50.65 लाख करोड़ रुपए का। ये बजट एस्टिमेट के हिसाब से 2025-26 के हिसाब से। एक बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि मान लो जैसे 2025-26 अभी जो है बजट रिलीज किया गया। बजट आपको पता है 1 फरवरी को रिलीज होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है। अब जैसे 1 फरवरी को बजट रिलीज हुआ, भाई नया फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाला तो 1 अप्रैल से चालू होगा, है ना। तो 3 टाइप के एस्टिमेट आपने जरूर देखे होंगे बजट का। अगर कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, जैसे एक बजट एट ग्लांस आता है ना, जिसमें बजट जो है एक्सपेंडिचर वगैरह सारी चीजें दिखाई जाती है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, और ना कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है। तो 3 जो है ये टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है। एक होता है बजट एस्टिमेट। इसका मतलब ये है कि भाई ये पिछले साल हम अगले साल के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी आगे जो भी हम लोग फैक्ट देखेंगे, फिगर देखेंगे, वो सब आगे के लिए है। तो इसीलिए इसको बोला गया बजट एस्टिमेट, मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले साल ये चीजें होंगी। रिवाइज एस्टिमेट का होता है मतलब कि भाई इसको रिवाइज किया गया, मिड ईयर रिवीजन होता है। मान लो जो है एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2025-26 का ये बजट है। ठीक है। तो इसमें जितना भी, अगर आपने वो टेबल देखी हो जिसमें एक्सपेंडिचर वगैरह, रेवेन्यू रिसिट कितना है, कैपिटल रिसिट कितना है, वो सब आता है, तो उसमें लास्ट कॉलम में लिखा होता है बजट एस्टिमेट। ठीक है। तो वो है 2025-26 के लिए। ठीक।
उस 2024-25 का क्या आया होगा, एक तो जो है बजट एस्टिमेट 2024-25 और एक उसका रिवाइज एस्टिमेट मिड ईयर रिवीजन होने के बाद, ठीक है। तो रिवाइज एस्टिमेट इसका कितना आएगा 2024-25 के लिए, और एक्चुअल वाला डेटा कौन सा आएगा 2023-24 वाला, अभी आप देखिएगा जाके। तो वही है कि बजट एस्टिमेट मतलब आगे आने वाले ईयर के लिए, रिवाइज एस्टिमेट मतलब पिछले साल जो हमने बजट एस्टिमेट किया था उसमें क्या रिवीजन हो गया, ठीक है। एक्चुअल मतलब कि उससे पहले के ईयर में फाइनली डेटा हमारे पास आ चुका है कि एक्चुअली कितना क्या हुआ, ठीक। तो बेसिक फैक्ट के बाद आगे चलते हैं, चलो। तो अच्छा, एक चीज और है कि भाई बजट 2025-26 पिछले बार के बजट से कितना परसेंट ज्यादा है, 7.4%। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिए। ये कुछ नंबर्स हैं, आपको ये जरूर देखने चाहिए, शुरू में ही दिखा दे रहा हूं, बाकी अभी बजट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है ये। देखो ये आर लिखा है, अभी मैंने बताया रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 का, मिड ईयर रिवीजन के बाद कुछ डेटा आ गया, ये बजट एस्टिमेट ये हम अगले साल के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे पहला है फिजिकल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। पहले हमने टारगेट जो 2024-25 के बजट में वो कितना लिया था बजट एस्टिमेट, 4.9% रखने का, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट में हमको कितना मिला 4.8%। और अभी जब हम नेक्स्ट ईयर का बजट रिलीज करेंगे तब तक हमारे पास इसका एक्चुअल भी आ चुका होगा, ठीक है। तो टारगेट किया था 4.9% फिजिकल डेफिसिट अचीव करने का, लेकिन रिवाइज में हमें पता चला कि भाई 2024-25 में फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.8% हो चुका है, ठीक है। और 2025-26 में कितना ये फिजिकल डेफिसिट रह सकता है। अच्छा, फिजिकल डेफिसिट के टारगेट आगे के ईयर के भी लिए जाते हैं, तो इस वाले 2024-25 के बजट में ये 25-26 का फिजिकल डेफिसिट 4.5% करने का टारगेट था, ठीक है। लेकिन बजट एस्टिमेट 2025-26 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 4.4% रह सकता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। जानना जरूरी क्या है कि भाई बजट एस्टिमेट 2025-26 के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट कितना हो सकता है, 4.4%, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं। और 2024-25 में रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से कितना हो चुका है, 4.8%। दूसरा है रेवेन्यू यानी कि राजस्व घाटा, ये है 1.9%, बजट एस्टिमेट 2025-26 में 1.5% रह सकता है। प्राइमरी यानी प्राथमिक घाटा 2024-25 का 1.3%, 25-26 का 0.8%। ये वाला डेटा है मेन इस बार के बजट का, तो ये वाला आप मैक्सिमम याद रखें, ठीक है। ये तो एक रेफरेंस के लिए है, ठीक। तो ये वाला डेटा जो आपको देखना है, रखना है, ठीक है। टैक्स रिवेन्यू ग्रॉस यानी कि कर राजस्व कितना है 2024-25 का 11.9%, और ये अगले साल 12% रह सकता है, ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू यानी कि करेत्तर राजस्व, ये 1.6% 2024-25 में था रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से, पूरा डेटा रिवाइज एस्टिमेट का है, और ये 2025-26 में भी 1.6% रह सकता है। डेट यानी कि कर्ज, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज, ये जो है आपका 57.1% है रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 के हिसाब से, और बजट एस्टिमेट में ये किया गया है टारगेट कितना, 56.1% रखने का जो है यहां पे ये बजट एस्टिमेट में किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है ये, गवर्नमेंट का टारगेट भी आप समझ ही लीजिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। 2025-26 में जो है फिजिकल डेफिसिट 4.5% का टारगेट था, ठीक है, लेकिन बजट एस्टिमेट 2025-26 में बता रहे हैं कि 4.4 रह सकता है। तो मतलब गवर्नमेंट अपनी खुद ही अप्रिशिएशन कर रही है कि हाँ भाई हमने बहुत बढ़िया काम किया, बधाओ मेरे लिए ताली, ठीक। तो डेट जीडीपी रेशियो ये 56% का है टारगेट, है ना, 2025-26 में ये इतना करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म टारगेट एक्चुअली गवर्नमेंट का डेट के लिए क्या है, यानी कि जो कर्ज है उसके लिए, कि भाई 16th फाइनेंशियल जो कमीशन है उसके लास्ट ईयर 31 मार्च 2031 तक, ठीक है, ये डेढ़ को हमको कितना लाना है, 50% ऑफ जीडीपी तक। समझ में आ गई बात। अभी कितना है पिछले साल का 57.1%, अगले 2025-26 के लिए 56.1% का जो है टारगेट है, अनुमान है। 2031 तक अपने को लाना है 50% ऑफ जीडीपी तक, जो कर्जा है वो। जीडीपी ग्रोथ पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यही समझिए कि भाई एक होती है नॉमिनल जीडीपी, जिसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, ज्यादातर सरकारें यही वाला डेटा देती हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा नंबर आता है, करंट प्राइसेस पे आता है ना, करंट मार्केट प्राइस पे आता है। रियल जो जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके होती है कांस्टेंट प्राइसेस पे, वो होती है प्योर ग्रोथ, ठीक। अब ये कहने के बाद 2024-25 में रियल जीडीपी का ग्रोथ हुआ 6.4%, नॉमिनल का हुआ 9.7%। यही आपको हर जगह दिखाया जा रहा है न्यूज में, ठीक है। ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से, ठीक है। 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी का टारगेट कितना है, प्रोजेक्शन है जो है वो कितना, 10.1%। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात कि नहीं भाई। सारी चीजें मैं बेसिक भी बताता जा रहा हूं ताकि आपको समझ भी आए चीजें। इन्फ्लेशन का भी टारगेट एक उर्जित पटेल की कमेटी थी, उसने भाई दिया था 4% का नंबर, ठीक है। अब प्लस माइनस उन्होंने कहा था कि भाई 2% के रेंज में रखना, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, उसी का आप हर बार देखते हो मोटा मोटा। 2024-25 के अप्रैल दिसंबर में अगर देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है बैंड 4.4 +- 2% का है। 2023-24 में कितना रहा, ये 5.4% रहा, ठीक है। आरबीआई ने प्रोजेक्शन किया है कि भाई जो 2025-26 का क्वार्टर वन का मतलब हो गया जो पहले 3 महीने हैं, आप समझते हो ना, Q1 पहले 3 महीने, Q2 जो है पहले 3 महीने के बाद वाले 3 महीने, Q3 मतलब उसके बाद वाले 3 महीने, Q4 मतलब सबसे लास्ट वाले 3 महीने। समझ में आती है कि ना ये। तो आरबीआई प्रोजेक्शन
ये 4.6% का है। सीपीआई जो इन्फ्लेशन है रिटेल वाला, सीपीआई में ही मेजर करते हैं, सीपीआई का 4.6% का, और Q2 में ये 4% तक आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला बजट 2025-26 का है, इसलिए सारा डेटा बजट एस्टिमेट 2025-26 के लिए 25-26 के लिए ही होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का। अगर मैं कोई स्पेसिफिकली जो है अलग डेटा ना मेंशन करूं तो हर चीज 2025-26 के लिए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये हाईएस्ट एलोकेशन इस बजट में किस स्कीम के लिए किया गया है और किस मंत्रालय के लिए किया गया। मंत्रालय की अगर आप बात करेंगे तो हाईएस्ट एलोकेशन वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है, लेकिन उसके अंडर में कई सारे आ जाते हैं, इसलिए उसको स्पेसिफिकली नहीं मानते हैं। तो जो डेटा लिखा हुआ है बजटेड प्लान्स वगैरह समरी वगैरह में, उसके हिसाब से देखेंगे तो कौन सा मंत्रालय को बजट एलोकेशन सबसे ज्यादा है? डिफेंस। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑप्शन में हो तो उसी को टिक करना, मैं इसलिए आपको एक्स्ट्रा बीच बीच में बता देता हूं चीजें। ठीक है, स्कीम की बात करें कि भाई कौन सी गवर्नमेंट स्कीम को सबसे ज्यादा एलोकेशन दिया है इस बजट 2025-26 में, तो ये पहली वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत करीबन 80 करोड़ के आसपास लोगों को अभी भी अनाज मिलता है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इसका एलोकेशन है। बाकी एग्जैक्ट फिगर हम लोग आगे देखेंगे, अभी मोटा मोटा आप समझिए। नंबर 2 पे वही मनरेगा वाली है। ठीक है, नंबर 3 पे जल जीवन मिशन है, नंबर 4 पे पीएम किसान, और नंबर 5 पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला। ठीक, अब टॉप 3 टैक्सेस जो बजट में कौन से सबसे बड़े कर आते हैं। नंबर 1 पे इनकम टैक्स है, जो कि पूरे बजट का 22% है, मतलब पूरे बजट का 22% जो पैसा इनकम टैक्स से आएगा। नंबर 2 पे जीएसटी 18% आएगा। नंबर 3 पे कॉर्पोरेट टैक्स 17% आएगा। एक बिल्कुल लेमन वाली भाषा में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे कई डिस्कशन में आपने सुना होगा, कई सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं कि भाई बजट तो देश का हर आदमी देता है, बजट देश का हर आदमी देता है, 140 करोड़ की आबादी है, वो सारे लोग जो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, ये वाला देते हैं। ठीक है, तो ये वाले लगभग 140 करोड़ लोग देते हैं। ये जो इनकम टैक्स है, अगर आप इसका एग्जैक्ट डेटा देखें तो करीबन 7-8 करोड़ लोग इसको फाइल वगैरह करते हैं, आईटीआर वगैरह, जिसमें से करीबन 1-1.5 करोड़ के आसपास हैं जो सब्सटेंशियल टैक्स पेयर हैं। 95% से ज्यादा टैक्स यही लोग देते हैं, ये पूरे इनकम टैक्स का। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और ओवरऑल करीबन 2 करोड़ के आसपास लोग ही हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसीलिए जो लोग इनकम टैक्स देते हैं वो लोग जो है पूरे देश के बजट का 22% जो है आपका कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जो ये वाली बात होती है ना, जो इनकम टैक्स देता है वो टैक्स पेयर के लिए सुविधाएं वगैरह जो कई सारे एडुकेटेड लोग मांगा करते हैं, उनका पॉइंट सही होता है भाई। नेता लोगों को ये पता नहीं होता है, वो कहते हैं भाई अरे नहीं यार, देश का हर आदमी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स तो सब में लगता है, जीएसटी सब में लगता है, वो ये। और ये जो 2 करोड़ के आसपास लोग हैं वो ये भी देते हैं, और इनकम टैक्स इनका अलग से ये देते हैं ये। ठीक है, मतलब कॉमन सेंस समझ में आया कि नहीं? एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो 2 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स पेयर्स हैं, आप ये समझिए कि पूरे बजट, पूरा इंडिया, पूरा इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये लोग करते हैं। ठीक है, चलो खैर, बजट के लिए जो जानना जरूरी, टॉप 3 टैक्स में नंबर 1 इनकम टैक्स 22%, जीएसटी नंबर 2 पे 18%, नंबर 3 पे कॉर्पोरेट टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब ये नेक्स्ट है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया गया है इस बार, पूंजीगत व्यय कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये है होगा इस बार 11.21 लाख करोड़, जो कि कितना होगा जीडीपी का 3.1%। ठीक, इसमें वो वाला टैक्स भी शामिल है, मतलब वो वाला भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन के तहत दिया जाएगा, 1.5 लाख करोड़ का। ठीक है, और अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे कि पिछले सालों से कितना बढ़ा है, तो 2019-20 के कंपैरिजन में ये आज 3.3 टाइम्स हो गया है, 3.3 गुना ज्यादा ये सरकार ने बताया है। अब नेक्स्ट डेटा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हालांकि हम लोग इकोनॉमी पापा वीडियो में एक दूंगा, उसमें और बाकायदा ब्रेक करके बताएंगे टॉप 3 कंट्री कहां से सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा। चलो ये वाला क्वेश्चन आप बताओ, मैंने पिछले इकोनॉमी पापा में बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आता है, टॉप 3 का नाम बताओ। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ टॉप 3 के स्टेट के नाम। खैर, ये बजट के हिसाब से एफडीआई इनफ्लो यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये 2024-25 में रिवाइवल हुआ है, इनका कहना है ये। और ये अगर आप देखें तो अप्रैल से दिसंबर 2023-24 में ये आया था 42.1 बिलियन $, जो कि अप्रैल से दिसंबर 2024-25 में ये हो गया 48.6 बिलियन $। ठीक है, एक और ये इंपॉर्टेंट डेटा है फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये दिसंबर 2024 के एंड में कितना था हमारा, 40.3 बिलियन $। हालांकि इसका डेटा जो है बहुत फ्रीक्वेंटली बदलता रहता है, लेकिन ये जो बजट में मेंशन है मैं वो बता रहा हूं। और मेंशन करने का एक सिग्निफिकेंस भी है, वो क्या है, ये कहना चाहती है सरकार कि भाई जितना हमारा कर्ज है तो 90% कर्ज तो हम इस फॉरेक्स से ही चुका सकते हैं, ये सफिशिएंट है 90% कर्ज को चुकाने के लिए, एक तरह से सांत्वना देने के लिए ये सब फैक्ट बताए जाते हैं। इसीलिए बाकायदा बजट में लिखा है sufficient to cover about 90% of country's external debt।
नवंबर 2024 तक का इंपोर्ट कवर कितना है अपने पास? 11 महीने का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और डेटा। इंडिया की जीडीपी है इस समय कितनी? देखिए, नॉमिनल यानी कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 2025-26 की जीडीपी कितनी है? 343.22 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के टर्म में, या फिर अगर आप डॉलर के टर्म में देखना चाहें तो 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, मिलियन में एक के बाद 6 जीरो होते हैं, और बिलियन में एक के बाद 9 होते हैं, ट्रिलियन में एक के बाद 12 जीरो होते हैं। आप समझते हो ना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। उस हिसाब से इंडिया की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। ठीक, रियल जीडीपी की बात करें तो ये 2011-12 के दामों में है ये, और ये है 199.66 लाख करोड़, या फिर 2.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि इंडिया चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई जापान को पिछाड़ के। अगर एग्जैक्टली इस समय मैं बताऊं तो जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 मई को, तो ये जो है करीबन 4.3 ट्रिलियन डॉलर होगी। थोड़ा बहुत आगे वेरिएशन होता रहता है। टॉप 10 जीडीपी देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आईएमएफ ने तो यह भी कहा है कि भाई अभी हमने जो है इसको पिछाड़ा है जापान को, है ना। देखिए अब जस्ट एकदम क्लोज पे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। आईएमएफ का कहना है कि 2027-28 तक हम जर्मनी को भी पिछाड़ देंगे और हम थर्ड नंबर पे आ जाएगी भारत की जीडीपी, थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी 2027-28 तक। अभी अगर आप टॉप 10 जीडीपी की बात करें तो देखो यूएस की है 30.5 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर। ठीक है, नंबर 2 पे चीन है 19.232 ट्रिलियन यूएस डॉलर, नंबर 3 पे जर्मनी 4.74, नंबर 4 पे इंडिया 4.19, 5 पे जापान 4.186, उत्तराखंड कह रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन उसके बाद है नंबर 6 पे 3.839, 7 पे है फ्रांस 3.2, 8 पे इटली 2.42, 9 पे कनाडा 2.3, और 10 पे जो है साउथ कोरिया 2.1 ट्रिलियन डॉलर। अब आप देखते हैं कि जो है इंडिया और चाइना सेम टाइम पे लगभग जो है इतिहास रहा है लगभग हमारा। देखो हम कहाँ रह गए और ये कहाँ निकल गया, 419। देख लो, करीबन 5 गुना के आसपास जाता है। हालांकि इंडिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जरूर है दुनिया में, लेकिन बहुत खुश होने की बात नहीं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में बहुत बहुत नीचे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा नीचे हैं। ये देखो फिगर, ये देखो पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है, 2880 यूएस डॉलर, करीबन 2.36 लाख रुपए हर साल जो है हर भारतीय कमाता है ऑन एन एवरेज। और इसकी रैंक पर कैपिटा में देख रहे हो कितनी है, 124वीं। इकोनॉमी वाइज कितनी है, 4th। हम पूरी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं, लेकिन हम पर कैपिटा वाइज कितना पीछे हैं, 124वें नंबर पे हैं। टॉप 3 में कौन सी कंट्री पूरी दुनिया में पर कैपिटा में? लग्जमबर्ग है, 1.35 लाख यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम है। नंबर 2 पे आयरलैंड है 1.08 लाख। नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड है, करीबन 99,367 जो है यूएस डॉलर। ठीक है, तो ये टॉप 3 है। इंडिया के पड़ोसी की बात करें तो देखो पाकिस्तान का, ये तो खैर भूखा नंगा भिखमंगा देश है, तो 1407 यूएस डॉलर, रैंक इनकी 154वीं है। बांग्लादेश की 2688, 128वीं है। देखो श्रीलंका की हमसे बेटर पोजीशन है, देख रहे हो, जबकि श्रीलंका में भी बीच में कितने हालात खराब हो गए थे, फिर भी हमसे बेटर है। हमारी 2880 है, इनकी 4123, 108वें नंबर पे। नेपाल की 1392, 156वें नंबर पे। भूटान की भी हमसे बढ़िया है, 3423 पर कैपिटा इनकम है इनकी, 114वें नंबर पे। मालदीव की भी हमसे बहुत ही बढ़िया है, और हम ही लोग मालदीव को बार बार ग्रांट दिया करते हैं भाई, उनको काहे ग्रांट दे रहे हो, वो तो ऐसे ही अमीर है। देखो $13,600 है, $611 है, 67 पोजीशन पे है। चीन की 70वें नंबर पे है, चीन बहुत बढ़िया कर रहा है, $13,125 यूएस डॉलर है पर कैपिटा इनकम। म्यांमार की 1246, 162वें नंबर पे। ब्रिक्स की अगर आप बात करें तो ब्राजील की भी ज्यादा है हम लोगों से, 80 इसकी रैंक है, $10,289। और रशिया भी हमसे बेटर है, 68 पोजीशन पे, 13,750। साउथ अफ्रीका तक हमसे बेटर है, 6,345 जो है पर कैपिटा इनकम है इसकी, 94th पोजीशन पे है ये। बजट की न्यू स्कीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला यही है कि भाई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना करके एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई है। किस लिए इंट्रोड्यूस करी गई, मेन फैक्ट मैं बताऊंगा, वो बहुत जरूरी शुरू में, बाकी डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 100 डिस्ट्रिक्ट के किसानों के लिए जहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लो है, जो है उनको बीजों की क्वालिटी यानी कि सीड की क्वालिटी उनके पास अच्छी नहीं मिल पा रही है, सिंचाई नहीं जो है हो पा रही है, क्रेडिट वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो वो सबके लिए है ये। तो ये इसमें प्रधानमंत्री जो है धन धान्य कृषि योजना में एम क्या है, मतलब कि उद्देश्य क्या है इसका, कि बेटर सीड यानी कि अच्छी क्वालिटी के बीज इनको प्रोवाइड कराए जाए, इरिगेशन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जाए, लोन्स वगैरह जो है प्रोवाइड कराए जाए, है ना। और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम कृषि से रिलेटेड है उन सबको कंबाइन करके किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करने वाली ये स्कीम है। ठीक है, और वो एक जो है एम हमेशा गवर्नमेंट का रहता है कि किसानों की आय बढ़ाने वाला, वो तो है ही, है ना। और इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम इंपैक्ट लाने के लिए जितनी भी स्कीम्स है उन सबको यहां पे यूज करके और अच्छे से अच्छा बीज, सिंचाई, क्रेडिट वगैरह सब कुछ करके
किसानों की आय भी बढ़ानी है, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ ये ध्यान रखना, 100 डिस्ट्रिक्ट के लिए है ये स्कीम पहले शुरू में, है ना। इससे करीबन 1.7 करोड़ किसानों को फायदा हो सकता है। इसका अलग से कोई एलोकेशन नहीं दिया है, लेकिन टोटल जो एग्रीकल्चर का बजट है वो इस बार 1.37 लाख करोड़ है, वो पिछली बार से 4% ज्यादा है। नेक्स्ट एक मखाना बोर्ड आ जाएगा बिहार में, क्योंकि बिहार जो है पूरे इंडिया में मखाने का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बिहार में पूरे इंडिया के जितने भी मखाने का प्रोडक्शन होता है करीबन 80-90% बिहार से ही हो जाता है। तो भैया एक नया बोर्ड आ जाएगा मखाना बोर्ड बिहार में। किस लिए? वही किसानों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, बेटर टेक्नोलॉजी देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका बजट में एलोकेशन किया गया है मखाना बोर्ड का कितना है? 100 करोड़ रुपया है। ये ध्यान रखना, ये एलोकेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स। ठीक है, ये किस लिए है कि भाई जो हाई क्वालिटी के बीज दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। कहा है कि इंडिया की जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो खाने की कमी पड़ती जा रही है। 80 करोड़ लोगों को आप जानते हैं कि फ्री अनाज वगैरह मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का ये सब फोकस चलता रहता है कि भाई नेशनल, ये अब नया मिशन जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स। इसमें क्या क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे हाई क्वालिटी के बीजों को, ठीक है, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, पेस्ट को रजिस्ट कर सके, क्लाइमेट चेंज को सर्वाइव कर सके। ये आप देख रहे हो, ये 3 जो है ये कीवर्ड है, ये जरूर याद रखना। 100 नई टाइप की जो है सीड वैरायटी को इसमें यहां पे डेवलप किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का इसमें एलोकेशन है, ये ध्यान रखना जरूर। ठीक है, तो ये एक स्कीम है। नेक्स्ट है एक मिशन फॉर पल्सेस। भाई दालों का इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, और फिर भी हमको कम पड़ जाता है हर बार। दाल जो है हमको बाहर से मंगानी ही पड़ जाती है। तो भाई दाल का वो मिशन जो आया वो काहे के लिए होगा? दाल का प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा दिया जाए, है ना। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ये नॉर्मल कॉमन जो हमेशा यूज करने वाले शब्द हैं वो वाले हैं। अब इसमें देखिए एलोकेशन कितना है मिशन फॉर पल्सेस में? 1000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, और फोकस 3 दालों पे किया गया है, मूंग, तुर यानी कि अरहर वाली, और उड़द। ठीक है, 3 दालों पे फोकस है। तो ये फैक्ट है भैया, ये देख लेना। एलोकेशन कितना है? 1000 करोड़ का। नेक्स्ट है कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन। इसमें क्या भाई, कॉटन की फार्मिंग को इंप्रूव करेंगे बेटर टेक्नोलॉजी से, है ना। और जो है कई सारे जो ऐसी प्रैक्टिसेस है जहां पे हाइल्ड वगैरह जो है आ रही है, तो वो सब चीजें अडेप्ट करेंगे यहाँ पे। मेन यहाँ पे क्या है, कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन में 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, ये जरूर ध्यान रखना। अब जो पीएम धन धान्य कृषि योजना थी, है ना, उसी के जो है बाद एक उसी की तरह कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन, मतलब हर चीज का प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाने पे फोकस है गवर्नमेंट का। बढ़िया क्वालिटी के सीड यानी कि बीज देने पे, सिंचाई वाली जो है फैसिलिटी देने में, बढ़िया टेक्नोलॉजी देने में, जो बेटर प्रैक्टिसेस है उनको अडेप्ट करने में, किसानों की आय बढ़ाने में। हालांकि आय जो है कितनी बड़ी वो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोडक्शन क्या है भाई, किस लिए है? वेजिटेबल यानी सब्जियों और फलों के फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत, और उनकी सप्लाई और किसानों की आय बढ़ाने के लिए। एलोकेशन कितना है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स? ये है 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। फैक्ट जरूर ध्यान रखना भाई, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसमें क्या है, जो डिजिटल बुक है उनको मदर टंग में जो है स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए, है ना। मदर टंग मतलब उनकी खुद की। आजकल आप देख ही रहे हो कन्नड़ वगैरह में, मराठी वगैरह में मदर टंग के जो है नए नए जो है फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिकारी आई गए हैं। उन सबको कंसोल करने के लिए सरकार ने कह दिया कि तुम टेंशन ना लो गुरु, हम पूरी जितने भी इंडिया में लैंग्वेज है उन सबको जो है डिजिटल वगैरह बुक जो है उनमें सब में सबको मदर टंग में कर देंगे। तुम और कोई ना लैंग्वेज सीखो, हिंदी इंग्लिश ना सीखो तुम, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल तुम्हें है, लेकिन कोई बात नहीं, मदर टंग में करो ये। ठीक है, हालांकि इसके लिए कोई एलोकेशन नहीं है। एक उड़ान स्कीम आई थी, उड़े देश का आम नागरिक, आपको याद ही होगा। अब उसको मॉडिफाइड ला दिया है। सिंपल क्या है, ज्यादा एयर कनेक्टिविटी, ज्यादा गरीब जो लोग हैं, ज्यादा शहरों को जो है सर्व करने के लिए, है ना। तो ये जो है यहाँ पे मेन जो इनका एम क्या है मॉडिफाइड उड़ान का, इसमें 120 नए एयरपोर्ट शामिल किए जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं, ये फैक्ट है। और इनका एम क्या है, 4 करोड़ पैसेंजर को सर्व करना है अगले 10 सालों में। ठीक है, तो सरकार अपने नागरिकों को उड़ाना चाहती है। उड़ उड़ के सब लोग देखो कि भाई कितना क्या विकास हो रहा है, वो सारी चीजों के लिए सरकार स्कीम लाई है। नेक्स्ट ये और है भाई, ई श्रम पोर्टल फॉर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर मतलब जो फ्रीलैंसिंग वगैरह का काम करते हैं, ऑन डिमांड काम करते हैं, हमेशा उनको काम करने का जो है ना मन होता है, या जो है ना उनके पास फैसिलिटी वगैरह होती है, परमानेंट वाले नहीं होते हैं। तो जो गिग वर्कर्स हैं
उनके मतलब करीबन 1 करोड़ को इसमें ई श्रम पोर्टल पे जो है रजिस्टर करा देंगे और उनको जो है इंश्योरेंस देंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। हालांकि ये तो पहले से ही सबको कवर करती थी, ये अलग से जबरदस्ती का ये बोल वचन करा गया है बजट में। ठीक है, 10वां क्या है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ये इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? शिपिंग इंडस्ट्री को, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, उनको पैसा देने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शिप वगैरह खरीद सकें, बना सकें, है ना। एम क्या है, ये जो है फैक्चुअल चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो शेयर है शिपिंग में, उसको मतलब जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल शिपिंग में, इसको 20% तक ले जाना है हमको 2047 तक। समझ में आ गई बात कि नहीं? अभी कितना है कमेंट करके बताओ। और ये मैरीटाइम डेवलपमेंट जो फंड है, इसका एलोकेशन 25,000 करोड़ रुपए का किया है गवर्नमेंट ने। कहा है कि भाई 49% तो हम दे देंगे, बाकी 51% पोर्ट्स और जो प्राइवेट कंपनीज है वो दें। और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे एक्सपोर्ट या निर्यात की बात करें तो अप्रैल से दिसंबर 2024 के डेटा के हिसाब से मर्चेंडाइज वाला जो एक्सपोर्ट है उसकी ग्रोथ हुई 1.6% ईयर ऑन ईयर, सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है 1.2% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, एफडीआई जो इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस सेक्टर का 74% से बढ़ा के ये इस बजट में कितना कर दिया गया? 100%। लेकिन किसके लिए? सिर्फ उन कंपनियों के लिए जो अपना पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, परमाणु ऊर्जा मिशन, बेहद जरूरी, इसके फैक्ट जरूर आप एक बार देख लें। सरकार का टारगेट क्या है भाई? 2047 तक विकसित भारत बनाना। अब विकसित भारत जो होगा उसकी ऊर्जा की जरूरतें बढ़ चुकी होंगी, 800 गीगावाट से भी ज्यादा की तो है उस टाइम हमें जरूरत पड़ेगी। उनमें से सरकार कह रही है कि भाई 100 गीगावाट हमें न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करना है 2047 तक। ये दो जरूर याद रखिएगा। टारगेट क्या है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का? 100 गीगावाट करना है 2047 तक। ठीक है, और 20,000 करोड़ रुपए इस बजट में दिए हैं अगले 7-8 सालों के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने के लिए, क्योंकि भाई लार्ज रिएक्टर बनाना बहुत कठिन प्रोसेस है, ये थोड़ा आसान रहता है और जगह जगह बनाए जा सकते हैं, ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी हो सकती हैं। तो इसीलिए फेज वाइज जो है गवर्नमेंट काम करती जा रही है। कह रहे हैं 2033 तक भारत स्मॉल रिएक्टर्स जो कि करीबन 220 मेगावाट के होंगे वो बनाने का प्लान है। ठीक है, 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी जो कैपेसिटी है उसको, अभी जो कितनी है परमाणु ऊर्जा जो है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी कितनी है आप देख सकते हैं 8180 मेगावाट। ठीक है, इससे बढ़ा के कितनी करनी है? 22,480 मेगावाट। ठीक, और गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी में कुल 8,000 मेगावाट के 10 रिएक्टर का निर्माण जो और कमिश्निंग चालू है, मतलब चल रहा है काम उस पर। नेक्स्ट है भैया अर्बन चैलेंज फंड, जरूर याद रखिएगा ये बजट में है 1,00,000 करोड़ रुपए का ये फंड है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे जो है विकसित हम होते जाएंगे अर्बन एरियाज से, क्योंकि जीडीपी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप यूपी के अभी लेटेस्ट डेटा जो आया है उसमें देखें तो यूपी की जीएसडीपी में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर जो है कंट्रीब्यूट करता है, जहां इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा हैं, जहां पे लोग माइग्रेट वगैरह करके आते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं, वहीं से ज्यादातर जो है कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी या जीएसडीपी में। तो वही कह रहे हैं कि भाई अर्बन एरियाज पे जो है जो भी वहां की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है, हाइजीन की समस्या है, आवास की समस्या, बहुत सारी जो समस्या है उसके लिए भाई फंड ये दिया गया 1,00,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या जो है प्रपोजल है इसमें कि भाई सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स, सिटीज को एक ग्रोथ हब की तरह डेवलप किया जाएगा। क्रिएटिव डेवलपमेंट करेंगे सिटी का, कैसे क्रिएटिव करेंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी भी क्या चीजें हो रही हैं, कई सारी चीजें स्मार्ट तरीके जो है अडॉप्ट किए जा रहे हैं, मेट्रो वगैरह लगाई जा रही है, बहुत सारी और चीजें आती रहेंगी। वाटर और सैनिटेशन पे काम किया जाएगा, हालांकि जरा सी बारिश होती है तो पूरा जो है दिल्ली तक में जो है डूब जाता है, मुंबई भी डूब जाता है। खैर ये बजट के ये कीवर्ड्स हैं, जरूर याद रखना भाई, आंसर राइटिंग वगैरह में काम आ सकते हैं। 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। ठीक है, तो अर्बन चैलेंज फंड कितने का है? 1,00,000 करोड़ का, ये फैक्ट जरूर याद रखना। और 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। एआई वगैरह जो है काफी आजकल चर्चा में रहता है, जब से जो है यूएस ने अपना ओपन एआई बनाया, फिर चाइना ने डीप सीक बनाया है, इंडिया में भी जो है कई सारी चीजें एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं। 3 सेंटर बनाए थे सरकार ने, एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज के, ये मतलब अनाउंस हुए थे 2023 में। अभी इस वाले बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एडुकेशन, शिक्षा के लिए सेटअप किया जाएगा इस बार एआई का सेंटर, और इसका टोटल आउटले कितना है? 500 करोड़ रुपए का। ये फैक्ट जरूर ध्यान रखें। तो एडुकेशन या शिक्षा में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बच्चों में क्रिएटिविटी लाने के लिए, है ना, प्रैक्टिकल उनको लर्निंग देने के लिए, किताबी ज्ञान के अलावा दुनिया होती है, जो चीजें लिखी होती हैं उनको कैसे चीजें चले जो है करें। आजकल जो एआई के कई सारे टूल्स हैं, 3D प्रिंटिंग हो रही है ना,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, ये सब चीजें बच्चों को शुरू से ही समझाने के लिए ये अटल टिंकरिंग लैब्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, 50,000 लैब का टारगेट दिया गया है। बजट 2025-26 का डेटा है, ये जरूर याद रखना है। पूछ सकते हैं बजट 2025-26 के हिसाब से कितने अटल टिंकरिंग लैब बनाने का टारगेट है सरकार का? 50,000 लैब। ठीक है, अगले 5 सालों में उनको बनाना है। 400 करोड़ रुपए इस बार के लिए एलोकेशन दिया गया है, वो पिछली बार से 4 गुना ज्यादा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और इसमें पर लैब में 20 लाख का खर्चा है। किस लिए भाई? छोटे छोटे इनोवेशन सेंटर जो है खोल रही है सरकार की, बच्चे शुरू से ही जो है डेवलप हो, खेलें कूदें और जो है वहां लैब वगैरह हो, उसमें कई सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट करें, सिर्फ किताबी कीड़े ना बन के रह जाए। ठीक है, तो छोटे छोटे इनोवेशन सेंटर जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये स्कूल में होगा, मतलब ये देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों में 6 से 12 तक के बच्चे के जो आजकल नए नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं भाई, किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल भी बच्चों की डेवलप करने के लिए। बजट की थीम क्या है? बजट की थीम है सबका विकास। आपने वो नारा सुना होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इस बार बीच वाला जो सबका विकास, ये है बजट की थीम। ठीक है, डेवलपमेंट फॉर ऑल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है विकसित भारत बनाने का 2047 तक का है। तो सरकार के हिसाब से जो विकसित भारत बनेगा उसमें क्या क्या शामिल होगा, ये 6 चीजें होंगी। पहली बात तो भाई जीरो पॉवर्टी, गरीबी से मुक्ति मिल चुकी होगी 2047 तक, सरकार का कहना है ये। 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, अच्छे स्कूल की गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा मिलेगी सबको। एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, इसका क्या मतलब है? बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो जाएगी 2047 तक। फिर ये 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। ध्यान दें, सार्थक रोजगार। 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। ये वाला पॉइंट जो है मुझे नहीं समझ में आया। क्या महिलाएं ज्यादा करप्शन नहीं करती हैं? मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाएं क्या कम करप्ट होती हैं? इसका एक बार जो है आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है। और क्या ये एक फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट है? भाई 70% की क्या जरूरत है? 50% महिलाएं, 50% करो हर जगह का टारगेट, है ना? महिलाओं को बढ़ाने के चक्कर में पुरुषों को ही दबा डालोगे क्या? और भाई छठा पॉइंट क्या है विकसित भारत में? फार्मर मेकिंग कंट्री फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया का फूड बास्केट भारत को बनाएंगे हमारे किसान। तो थीम याद रखना भैया, सबका विकास। इसमें कुछ और कीवर्ड्स ही देख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, कई बार ये सब चीजें आप सुनते रहते हैं। इकोनॉमिक इंपावरमेंट, सस्टेनेबल प्रोग्रेस फॉर ग्रुप्स। 4 कास्ट पिछले बजट में आई थी, कौन कौन सी? युवा, महिला, गरीब और किसान। तो ये जरूर ध्यान रखना है, कई बार बजट में मेंशन है ये। फिर बजट 10 ऐसे जो है पॉइंट बताता है जहां पे पूरे डेवलपमेंट मेजर 10 ब्रॉड एरिया में जो है लिए जाएंगे। फोकस वही 4 जातियों पे, कौन सी? गरीब, किसान, युवा और महिला। तो 10 पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए, एक एक करके देखिए। स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, कृषि के विकास, उत्पादकता को गति प्रदान करना। ये मतलब बहुत वैसे कॉमन से जो है पॉइंट है, मेंस वगैरह में जो है जरूर काम आ सकते हैं। एक बार देख लीजिए, क्योंकि प्री वगैरह में भी पूछ सकते हैं, क्या पता 2 3 4 जो है लिख दिया, उनमें से कोई ऐसा पॉइंट डाल दिया जो नहीं यहाँ पे किया है, और फिर पूछने की बताओ इसमें से कौन सा वाला नहीं किया था मेंशन। तो प्री में भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा है बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, भाई ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण। आज भी भारत का 70% आबादी गांव में ही रहती है। टेकिंग एवरीवन टुगेदर ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, बोल बच्चन टाइप बातें हैं। बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और जो है मेक इन इंडिया को आगे ले जाना। ठीक है, मेक इन इंडिया कितना होता है आप जानते ही हैं। इंडिया में ज्यादातर कंपोनेंट, इंडिया में जो मेक इन इंडिया वो बने होते हैं, उसके जो सब कंपोनेंट देखेंगे तो ज्यादातर चाइना से ही आते हैं। तो अगर एक्चुअली में मेक इन इंडिया करना है तो सब कुछ मेक इन इंडिया होना चाहिए, तभी जो है ये इस पे कुछ सफलता मिलेगी। खैर, 5वां पॉइंट है सपोर्टिंग एमएसएमई को सपोर्ट करना। 6ठा पॉइंट है इनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना। इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, जनता अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। नवाचार में निवेश वही जो इस समय इसीलिए जो है बजट में आपने देखेंगे अभी आगे कई सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है इस बार एडुकेशन का बनाया, पिछली बार एग्रीकल्चर हेल्थ वगैरह का बनाया था, है ना? तो ये सब चीजें हैं। फिर सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाई, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ावा देना और नर्चरिंग इनोवेशन, नवाचार को पोषित करना। हमने अभी देखा कि भाई विकास के लिए 10 ब्रॉड एरिया हैं जहां पे सरकार बोल रही है कि भाई डेवलपमेंट या विकास करना है। आगे अगर देखें तो भाई विकास की इस यात्रा के लिए कुछ चीजें सरकार ने बताई है। ये प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस के लिए तो कीवर्ड है ही कि भाई पहली बात तो हमारे पास 4 इंजन, शक्तिशाली इंजन, पावरफुल इंजन या शक्तिशाली इंजन कौन कौन से? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ठीक है, प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बजट 2025-26 में 4 इंजन की बात करी गई है, इनमें से कौन सा नहीं है? आप समझ रहे हो? तो ये पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, पूरे बजट में इसी पे बात हुई है। ठीक, फ्यूल कहां से मिलेगा? हमारे सुधार से, ईंधन सुधार है। ठीक है, गाइडिंग स्पिरिट क्या है? इंक्लूसिविटी। मार्गदर्शक प्रेरणा क्या है? समावेशिता। ये हालांकि बोलने की बातें हैं सिर्फ, चाहे आप बजट ले लो सेंटर का, यूपी का है, कोई भी बजट ले लो, ज्यादातर सब कास्ट बेस्ड जो है होता है चीजें। हाँ, लिखने के लिए, बोल वचन के लिए इंक्लूसिविटी, बजट के लिए आप याद रखिएगा। हालांकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है।
डेस्टिनेशन लक्ष्य क्या है? विकसित भारत, ये है लक्ष्य। और विडंबना देखिए, सरकार ने 4 कास्ट इसमें करी हैं कि भाई गरीब, युवा, महिला, किसान। लेकिन अगर आप बजट के एलोकेशन वगैरह, अलॉटमेंट वगैरह देखें कहाँ कितना दिया जा रहा है, तो बाकायदा वो कास्ट बेस्ड जो है कई सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब को जो है दिया जाता है, बाकायदा कास्ट बेस्ड जो है चीजें चलती हैं। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। अगले 5 वर्ष में 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। कौन कौन से 6 क्षेत्र है, ये भी पूछा जा सकता है प्री में भी, और मेंस के लिए तो कीवर्ड्स आपके जमा हो ही रहे हैं। टैक्सेशन, कराधान, पावर सेक्टर, विद्युत क्षेत्र, अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, शहरी विकास, माइनिंग यानी खनन, फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय जो है क्षेत्र में, और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, विनियामक सुधार। आपसे मंत्रालयवार जो है व्यय है, देखिए सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है 6.81 लाख करोड़ का, रोड मिनिस्ट्री को 2.87 लाख करोड़, रेलवे को 2.55 लाख करोड़, होम मिनिस्ट्री को 2.33 लाख करोड़, है ना, उपभोक्ता वाले को 2.15 लाख करोड़। बाकी अब देख सकते हैं ये। ठीक है, शिक्षा पे कितना किया गया? 1.28 लाख करोड़। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रिकमेंडेशन है साफ साफ, एडुकेशन पे 6% ऑफ जीडीपी का खर्चा होना चाहिए। जो ये सरकार का ये बजट है, बजट 2025-26 के हिसाब से शिक्षा पे होगा कितना? 1.28 लाख करोड़ होगा, है ना, जो कि कितना है जीडीपी का? सिर्फ और सिर्फ 2.53% है बस। इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ जो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, मतलब जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसका एलोकेशन और जो है अब देखें तो 99,858 करोड़ है बस। ठीक है, जो कि जीडीपी का कितना है? सिर्फ 1.94% है। जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई थी, उसमें यह बोला गया था कि भाई हेल्थ के लिए कम से कम 2.5% ऑफ जीडीपी खर्चा करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा फैक्टर। तो बजट के हिसाब से एडुकेशन पर जो है कितना खर्चा हो रहा है जीडीपी का? 2.53%, ध्यान रखना गुरु। और हेल्थ पे कितना खर्चा हो रहा है? 1.94%। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कितना रिकमेंडेशन है एडुकेशन के लिए? 6%। हेल्थ मिनिस्ट्री का मतलब सॉरी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के हिसाब से हेल्थ का कितना होना चाहिए, मतलब हेल्थ पर कितना होना चाहिए जीडीपी का? 2.5%। ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखी हुई ये सारी चीजें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे 81 लाख जो करोड़ है, ये अगर आप देखेंगे 2024-25 के रिवाइज एस्टिमेट से 6.3% ज़्यादा है, और ये पूरे यूनियन बजट का 13.45% है। डायरेक्टली फैक्ट पूछा जा सकता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 1.28 लाख करोड़ का है, जो कि पिछले बार के बजटरी एस्टिमेट से 6.22% ज़्यादा। जल शक्ति मंत्रालय का ये पिछली बार से 93% ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, 972% है ये इंक्रीज। बाप रे बाप। ये भाई बजट के हिसाब से सबसे ज़्यादा खर्चा किस योजना में होगा भाई? ये गरीब कल्याण योजना देखिए, 2,03,000 करोड़। बताइए, 80 करोड़ लोगों को ही मिलता है। और सरकार एक तरफ ये भी कहती है कि भाई गरीबी कम हो रही है। गरीबी कम हो रही है तो ये 80 करोड़ को अनाज क्यों देना पड़ रहा है? और आप देखिए, मतलब कंट्रोडिक्टरी जो है डेटा है ये। मनरेगा में सेकंड नंबर पे आएगा, ये इसको स्कीम नहीं मानेंगे, तो मनरेगा आएगा सेकंड नंबर पे 86,000। फिर जल जीवन पे 67,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 63,500। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला कंपोनेंट हमेशा ज़्यादा रहता है, अर्बन वाले से ये ध्यान रखना, शहरी वाले से मतलब। इस पे है 54,832 करोड़। ये देखिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है वही सब। ये कुछ और इंपॉर्टेंट एलोकेशन है, आप देख सकते हैं। पीएम श्री के लिए 7,500 करोड़ रुपए का, मत्स्य संपदा के लिए 2,465 करोड़, आयुष मंत्रालय के लिए है ये आयुष मिशन के लिए है 1,275 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाला देखो है कम, 19,794 करोड़। मखाना बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपया है। देखो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 14,924 करोड़ रुपया। सोलर पावर ग्रिड के लिए 1,500 करोड़। एलपीजी कनेक्शन 9100 करोड़ रुपया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के लिए 10,230 करोड़ रुपया। खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़, है ना। इंडिया एआई मिशन के लिए 200 करोड़, 2,000 करोड़। इतना जरा सा बजट दे के हमारे मंत्री जी और जो है नेता लोग समझते हैं कि हम लोग इंडिया को बिल्कुल टॉप पे ला देंगे। भाई यूएस और चाइना से कंपैरिजन करते हैं मंत्री जी, कहते हैं कि भाई हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फूड डिलीवरी ऐप पे फोकस करते हैं, आइसक्रीम बेचने पे फोकस करते हैं, बेरोजगार युवा को डिलीवरी बॉय बना के रख दिया है। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है कभी भी एंटरप्रेन्योर को। आप जीएसटी लेने जाओगे, आपको जो है करप्शन का पैसा देना पड़ेगा। आप कोई रजिस्ट्री कराने जाओगे, आपको करप्शन का पैसा देना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट में भयंकर करप्शन है। कोई बिजनेस क्लियरेंस आप बिना ऊपरी पैसा जो है खिलाए ले ही नहीं सकते हो। इवन अगर आपको जो है कॉमर्शियल कराना है, उसमें भी पैसा देना पड़ता है। मतलब जो फीस है वो तो है ही, करप्शन अलग से देना पड़ता है। मंत्री जी से जो है मेरी अपील है कि प्लीज आप अपने डिपार्टमेंट के करप्शन कम करें। हर डिपार्टमेंट में जो है नेता और अधिकारी जो मिलकर करप्शन करते हैं, ये आप लोग की सह पे, इसको बंद करवाइए और मेरिट को जो है स्थान दीजिए जीवन में। इंडिया में मतलब यूएस और चाइना में सारे डेवलपमेंट इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो लोग मेरिट को तरजीह देते हैं। ठीक है, इंडिया की तरह नहीं करते हैं वो, मेरिट को आप लोग मारते हैं। तो ये जब तक होगा तब तक इंडिया जो है, इंडिया के लोग बाहर ही जाके देखो, ज्यादातर यूएस में इंडियंस ही तो है, वही जाके वहां पे जाके कर देते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपकी पॉलिसी में कमी है भैया।
चलो खैर यार, तुम लोग लिविल लिविल मत किया करो यार। ये पीएम विश्वकर्मा 5100 करोड़, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 20,000 करोड़, है ना। स्किल इंडिया के लिए 2700, बताओ जरा सा ये देंगे पिन्नी भर का। और चाहेंगे कि इनकी पूरी जो है जितनी आबादी सब स्किल्ड हो जाए। आप देखिए लोग बाकी देशों को कितना खर्चा कर रहे हैं वो लोग अपने जो है जनता को स्किल्ड बनाने में, एडुकेटेड बनाने में। यहाँ एडुकेशन का जितना रिकमेंडेशन देती है पॉलिसी, उतना खर्चा नहीं कर पा रहे हो आप लोग। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 7,089 करोड़। बाकी ये मेजर मेजर खर्चे आप देख सकते हैं। ब्याज पे देखो 12 लाख करोड़ जो है ये प्रमुख सब्सिडी पे आप देखिए 3.83 लाख करोड़। बताओ जबरदस्ती का है ये खर्चा। पेंशन पे 2.76 लाख करोड़, ग्रामीण विकास पे 2.66 लाख करोड़, है ना। स्वास्थ्य पे देखिए आप कितना है। अच्छा ये स्वास्थ्य है 98,311 करोड़, और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्वास्थ्य वाला बताया था वो 99,858 करोड़ है। वो मंत्रालय है, ये सिर्फ स्वास्थ्य वाला रेवेन्यू वगैरह के एक्सपेंडिचर है। जैसे डिफेंस वाले के आगे बताऊंगा मैं। शेयर ऑफ जो जेंडर बजट का एलोकेशन का 2025-26 में कितना है, 8.86%। पिछले बार कितना था, 6.8%। महिलाओं और लड़कियों के लिए जो है 4.49 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है बजट 2025-26 में। ये पिछली बार के जेंडर बजट एलोकेशन से 37.25% ज़्यादा। ये एक और फैक्ट है, ये 2025-26 के लिए जेंडर बजट में 30% से अधिक आवंटन की रिपोर्ट करने वाले टॉप 10 मिनिस्ट्री कौन सी है। नंबर 1 पे है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 81.79%। जरूर याद रखना। सरकार क्या है भाई, 50,65,345 करोड़। कब पेश किया गया, 1 फरवरी 2025 को। किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण ने। लगातार 8वीं बार किया है ये। तो ये भी पूछा सकता है, एक फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट, कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट ये पेश किया है 2025-26 वाला। अच्छा सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने किया, उन्होंने 10 बार किया था। और उन्होंने पहला बजट जो किया था वो 28 फरवरी 1959 को किया था। टेक्निकली देखा जाए तो भाई बजट को बजट नहीं बोलते हैं। आर्टिकल 112 में बाकायदा ये मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। 4 इंजन मैंने आपको पहले ही बता दिए। थीम क्या है, सबका विकास, है ना। और विकसित भारत के लिए भाई ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो है बता दिए। 4 जातियां जरूर ध्यान रखना भाई बजट की, गरीब और युवा, किसान और महिला। विकसित भारत के लिए भाई क्या क्या ब्रॉड प्रिंसिपल हैं या फिर व्यापक सिद्धांत क्या हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये आपको पता ही होगा। 12 लाख और 75,000 और कर रहे हैं, वो एक्चुअली स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आगे बताऊंगा मैं। बाकी 1.7 करोड़ फार्मर बेनिफिट होंगे किसके, पीएम धन धान्य कृषि योजना, जो कि 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी जहां पे एग्रीकल्चर का लो प्रोडक्शन है। ठीक है, निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन जो है पल्सेस, तो दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। और 3 फोकस दाल हैं, कौन कौन सी, तुर यानी कि अरहर, उड़द और मसूर। ये संशोधित ब्याज छूट सीमा के तहत जो ये किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, अब इनकी जो ऋण सीमा है वो 3 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। तो ये एक फैक्ट हो गया। फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बताया कि भाई रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 2024-25, देखिए ये FY25 अगर लिखा कभी मिले तो इसका मतलब है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25। तो FY26 क्या हो जाएगा, 25 से 26। तो 2024-25 के एस्टिमेट के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा 4.8% और 25-26 के हिसाब से 4.4%। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्रेडिट जो गारंटी कवर होता है एमएसएमई के लिए, वो 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। एमएसएमई के लिए कुछ और स्टेप लिए हैं सरकार ने कि भाई जो भी उद्यम पोर्टल पे जितने भी माइक्रो इंटरप्राइज जो रजिस्टर्ड होंगे, उनको ये 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे इस बार, और जिसकी हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होगी, लगभग 5 लाख। ठीक है, एक स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक नया फंड जो है लॉन्च किया जाएगा। एक नई स्कीम लाएंगे, स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई थी आपको याद है बहुत पहले, उसी की तरह एक स्कीम लाएंगे। उसमें भाई क्या करेंगे कि लोन प्रोवाइड करेंगे 2 करोड़ तक का अगले 5 सालों के लिए, ताकि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो है, नए एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पे बन सकें। लेकिन ये लोन दिया किसको जाएगा, सबको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ महिलाओं को और SC और ST को ही दिया जाएगा। ये उसके लिए स्कीम आएगी, जैसे स्टैंड अप इंडिया थी। ये आप देख सकते हैं, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से 5 लाख नए उद्यमियों को अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजना शुरू की जाए। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी जो है यहाँ पे किया जाएगा, ताकि ईजी एक्सेस मिल सके क्रेडिट वगैरह का, एक्सपोर्ट क्रेडिट का, और एमएसएमई का सपोर्ट वगैरह किया जा सके। नॉन टैरिफ जो मेजर्स अनाउंस होते हैं ओवरसीज मार्केट में, उनको टैकल करने के लिए। अब पहले मेक इन इंडिया आया था, आप कह रहे हैं कि भाई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लाएंगे, उसमें स्मॉल और मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज को जो है इन्वॉल्व करेंगे, ताकि मेक इन इंडिया की कंटिन्यूटी बनी रहे। अटल टिंकरिंग वाला मैं आपको बता ही चुका हूं। बाकी जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आएगा, AI में 500 करोड़ का एलोकेशन किया। एक पीएम स्वनिधि जो योजना आई थी, उसको थोड़ा और रिवैम्प किया जाएगा, और उसमें UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसकी जो है लोन लिमिट भी 30,000 रुपए बढ़ गई है। तो पहले क्या होता था इस स्कीम में कि शायद पहले ईयर 10,000, फिर जो है 20,000, फिर इस तरह से जो है मिलता था। अब ये UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड ही दे देंगे इनको, ताकि 30,000 तो डायरेक्टली कर सकें, है ना। 30,000 तक की जो है क्रेडिट कार्ड सीमा, और बैंक ऋण के माध्यम से और अधिक जो है इनको क्रेडिट मिल सकता है इसमें।
20,000 करोड़ का एलोकेशन किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को, ताकि प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन R&D जो है किया जा सके। ज्ञान भारतम मिशन मिशन है ना, ये लॉन्च किया गया है। किसके लिए? पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की जाएगी। अभी किया नहीं गया, किया जाएगा। पहले एक जन विश्वास एक्ट 2023 आया था, उसमें करीबन 180 प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। वैसे ही एक 2.0 ला देंगे जन विश्वास बिल, उसमें 100 प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज कर देंगे। जन विश्वास का जो ये बिल है, ये छोटे मोटे जो अपराध है उनको डिक्रिमिनलाइज कर रहा है और नया टेक्नोलॉजी या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से कानून को जो है अपडेट कर रहा है यहाँ पे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे बढ़ रही है, ईज ऑफ लिविंग जो है बढ़ेगी, इस तरह से कह सकते हैं। संशोधित आयकर रिटर्न की सीमा को 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। TCS पेमेंट के डिले में अगर मतलब मान लो होता है तो अब इसको कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। रेंटल इनकम पर जो TDS अभी तक 2.4 लाख था, अब उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया है। कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया गया। मतलब उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। बहुत बढ़िया स्टेप है भाई ये गवर्नमेंट का। हेल्थ रिलेटेड जो भी चीजें हैं, प्लीज सर आप इस पे टैक्स मत लगाएं, कम से कम लोगों को जीने तो दो। ये हेल्थ वाली चीज़ें में जो है कमाई करने का नहीं होता है। खैर हम लोग फैक्ट पे चलते हैं। तो ये 36 जो है ये ड्रग्स यानी कि दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। इससे होगा क्या भाई, जब दवाई हम इंपोर्ट करते हैं कस्टम ड्यूटी लग जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये ड्यूटी हटा दी गई तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ये और अफोर्डेबल हो जाएगी, है ना। इसके अलावा भी 37 और जो है दवाइयाँ हैं, प्लस 13 नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम है, इन पर भी जो ड्यूटी लगती थी कस्टम वो हटा दी गई है। IFPD यानी कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल जो डिस्प्ले होता है उसकी कस्टम ड्यूटी 20% बढ़ा दी गई है। उस ओपन सेल की 5% रिड्यूस कर दी गई है। अब देखिए बजट सारा मैंने आपको शुरू में बताया था, देखो ये बजट एस्टिमेट है 2025-26 का कि नहीं है, 2024-25 का बजट में जो बोला गया था वो भी है और रिवाइज्ड वाला भी है ना। 2023-24 का एक्चुअल आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्तियां कितनी है, 34 लाख करोड़ के आसपास है। कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू कितना 2025-26 में आ सकता है, 28 लाख करोड़ के आसपास। नॉन टैक्स वाला होगा 5.83 लाख करोड़। कैपिटल रिसिप्ट होगी 16.4 लाख करोड़ के आसपास। मेन तो फिगर ये है भाई, ये है बजट, है ना। ये डेफिसिट्स हैं, जैसे ये आपका हो गया जो है रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक डेफिसिट्स का मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया, वो आप जरूर देख लेना, यूट्यूब में ही पड़ा हुआ है कि कौन कौन से डेफिसिट का क्या क्या मतलब होता है। उससे आपको बिल्कुल लेमन भाषा में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब भैया फिजिकल डेफिसिट अगर हो गया है तो उसको फाइनेंस भी तो करना पड़ेगा ना। तो फाइनेंस कहाँ से होगा भाई? मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा चंक आता है नेट मार्केट बोरोइंग से, है ना, जो कि करीबन 11.54 लाख करोड़ का है। और नेक्स्ट जो बैलेंस फाइनेंस होता है वो कहाँ से आएगा? स्मॉल सेविंग और अदर सोर्सेज से। तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कितनी हो जाएगी? 14.82 लाख करोड़। बजट 2025-26 के एस्टिमेट के हिसाब से इनकम टैक्स जो है ये बढ़ेगा, है ना, और ये 14.4% तक ये इस पे इंक्रीज होने की संभावना है। GST इंक्रीज होगा करीबन 10.93%, कॉर्पोरेशन टैक्स होगा 10.4%। एक ये वाला डायग्राम आपको जरूर देखना चाहिए, डेफिसिट ट्रेंड वाला, है ना। इसमें आप देख सकते हैं जैसे 20-21 है ये एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट जितने भी टाइप के डेफिसिट हैं एट द डेफिसिट है, मतलब ये परसेंटेज ऑफ GDP में मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हैं जैसे 20-21 में ही कोविड आया था, देखो सारे डेफिसिट कितने पीक पे चले गए थे, देख रहे हो आप कि नहीं? ये देखो लिखा भी हुआ है, नीली लाइन है ये फिजिकल डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट की लाल लाइन है, हरी वाली जो है ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की है, प्राइम डेफिसिट की ये वाली है ग्रे कलर की। इससे देखिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है 21-22 के बाद से कोविड जो है खत्म होने लगा था, तो अब देखिए यहाँ से अगर आप देखिए तो सारे डेफिसिट जो है कम होते जा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि नहीं आप? ये ट्रेंड चल रहा है कि नहीं? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक बार इस डायग्राम को जो है पॉज करके आप इसको जरूर थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, है ना। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है भाई, बजट क्या होता है? कुछ पैसे का सोर्स होगा, वहां से पैसा आएगा और कुछ हमको खर्चा करना पड़ेगा, यही तो है बजट। घरों में बजट बनाया जाता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं भाई, कितनी सैलरी आ गई पहले उसको जोड़ लो, कुछ FD वगैरह से आ गया, कहीं इंटरेस्ट वगैरह मिल गया उसको जोड़ लो, कहीं माता पिता या कहीं और रिलेटिव वगैरह कुछ पैसा दे गए, वो सब हो गया। तो ये भाई हो गया टोटल पैसा, ये आया। अब फिर अगर महीने के क्या खर्चे हैं, राशन लाना है, गैस लानी है, बच्चों की फीस देनी, तो वो सब हो गया खर्चे। समझ में आई बात कि नहीं? तो वही है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भैया पैसा आने कहाँ कहाँ से सोर्स है, देखो ये नंबर 1 पे है बोरोइंग, मतलब सबसे ज्यादा तो हम उधारी से पैसा ला रहे हैं 24%, और नंबर 2 पे है इनकम टैक्स 22%। पूरे बजट का 22% इनकम टैक्स आता है, ध्यान से सुनिए इसको। और ये देने वाले पूरे इंडिया में सिर्फ 1 से 2 करोड़ लोग हैं बस, जो एक्चुअली में पे करते हैं सब्सटेंशियल टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स होता है तो ये सारे लोग नहीं देते हैं। सारे लोग कौन सा देते हैं? नंबर 3 वाला GST जो 18% है।
तो 140 करोड़ की आबादी जो देती है, जो सब लोग कहते हैं नेता लोग और हर जगह कि भाई टैक्स तो हर आदमी देता है, वो ये वाला टैक्स देते हैं सब लोग। जीएसटी जो 18% है, सिर्फ ये जो इनकम टैक्स है 22%, ये देने वाली आबादी सिर्फ 1 से 2 करोड़ है। और इनको गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई अप्रिशिएशन मिलता है, ना टैक्स पेयर को कोई बेनिफिट मिलता है, ना कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं। ये बस अपनी तरफ से दान दक्षिणा करते हैं सरकार को, बल्कि दान दक्षिणा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनसे तो डायरेक्टली पहले ही इनकम टैक्स काट के उनकी सैलरी आती है ना। तो ये जो कई सारे टैक्स पेयर्स के मुद्दे हैं, एक्चुअली में ये बहुत ही जो है लॉजिकल है, जेन्युइन मुद्दे हैं ये सारे। आप ये सोचिए कि देश के जो है बजट में आप 22% जो है कंट्रीब्यूशन सिर्फ 102 करोड़ लोगों का है। कई सारे देशों में इनकम टैक्स पेयर्स को अलग से सुविधाएं मिलती है, बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, उनको बिल्कुल एक सुपीरियर जो है की तरह समझा जाता है। एक हमारा ही देश ऐसा है जो इनकम टैक्स को सबसे एकदम जो है गंदी हालत में रखा जाता है। जरा सा भी अगर टैक्स कोई ना पे करे नोटिस भेज देते हैं कि जैसे वो क्रिमिनल हो। और आप देखिए देश में इतने बड़े बड़े करप्शन फ्रॉड जो है बाबू लोग नेता लोग करा करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है कभी। तो मेरे हिसाब से जो टैक्स पेयर्स के मुद्दे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। और ये वाली जो डिमांड आजकल उठने लगी है कि भाई टैक्स में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उनका सरकार में जो है से होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि टैक्स पेयर्स के मुद्दे सही हैं कि नहीं सही हैं, बताइए कमेंट करके। चलिए खैर हम लोग मुद्दे पर इतने हैं भाई। टॉप 5 सोर्सेस कहाँ कहाँ से पैसा आता है बजट में। नंबर 1 मैंने बताया आपको, बोरोइंग या उधारी से। नंबर 2 पे इनकम टैक्स 22%। नंबर 3 पे जीएसटी जो सारा देश देता है 18%, उसका 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ जीएसटी का पूरे देश के बजट में। कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, नॉन टैक्स रिसिप्ट जो होती है 9%। ये पूरा डायग्राम जो बना हुआ है इसी से यहाँ पे किया गया। तो इससे आप देख सकते हैं कस्टम से 4% हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% अब। अच्छा, बजट का पैसा खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहला तो भाई जो स्टेट का शेयर होता है टैक्सेस और ड्यूटीज़ का 22% वहाँ चला जाता है। नंबर 2 पे हमने इतना उधारी ली, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, 20% इंटरेस्ट चला गया। नंबर 3 पे सेंट्रल जो सेक्टर की स्कीम्स वगैरह होती हैं उस पर खर्चा हो जाता है। नंबर 4 पे फाइनेंस कमीशन और जो अदर ट्रांसफर होते हैं। और नंबर 5 पे अदर ट्रांसफर। ये आप जरूर फिगर एक बार देख लीजिएगा, है ना। सब्सिडी पे भी देखिए 6% जाता है। रक्षा पे करीबन, डिफेंस पे 8% जो है खर्चा होता है। ब्याज भुगतान पे 20% हो गया। पेंशन पे 4% हो गया। केंद्र प्रायोजित स्कीम में 8% हो गया, है ना। राज्यों का हिस्सा ये सबसे बड़ा है भाई, 22% का है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट अगर पूछ लिया जाए तो नंबर 1 पे हमेशा मार्केट बोरोइंग रहती है। आप पिछले कई सालों का ट्रेंड देख सकते हैं, 4-5 सालों का। फिर नंबर 2 पे है स्मॉल सेविंग के अगेंस्ट, जो मतलब सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट स्मॉल सेविंग होती है। टॉप 3 टैक्सेस मैंने आपको पहले ही बताया। नंबर 1 पे इनकम टैक्स है 22%, कितना आता है लगभग 14,38,000 करोड़ रुपए का। जीएसटी जो पूरे देश का, जो पूरे 140 करोड़ की जनता भरती है, वो कितना आता है 11,78,000 करोड़। कॉर्पोरेशन टैक्स आता है 10,82,000 करोड़। ये एक फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर है। इसमें आप मेनली ये ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो जीडीपी का कितना है 4.9% है। डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स वगैरह है वो है जीडीपी का 7.1%। और ग्रॉस जो टैक्स रिसीट है वो बजट 2025-26 के हिसाब से जीडीपी का करीबन 12% है। इस फिगर में दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ग्रॉस 12 हो गया है ना। अब 4.9 वाला जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया कि नहीं हो गया, 7.1 हो गया डायरेक्ट टैक्स, लिखा है कि नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ट्रेंड में देखेंगे तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करीबन 15.5 लाख करोड़ का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करीबन 11.2 लाख करोड़ का है। और ग्रांट इन एड जो कैपिटल एसेट के लिए दी गई है वो कितनी है 4.3 लाख करोड़। अगर इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी में देखेंगे तो इफेक्टिव कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है 4.3% जीडीपी का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.1% ऑफ जीडीपी। और ग्रांट इन एड जो है वो 1.2% ऑफ जीडीपी। सब्सिडी सबसे ज़्यादा कहाँ पे दी जाती है हमेशा, ये अगर आप पिछले कई सालों का देखेंगे सबसे ज़्यादा होती है फूड, फिर फर्टिलाइजर और फिर पेट्रोलियम, यही लिखा हुआ है ऊपर, है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है। देखो फूड की कितनी है देख रहे हो कि नहीं, अगर 2025-26 में होगी 2 लाख करोड़ के आसपास। फिर फर्टिलाइजर को के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी 1.67 लाख करोड़ के आसपास। फिर पेट्रोलियम के लिए करीबन 12,100 करोड़ के आसपास। टोटल कितना ट्रांसफर होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को 2025-26 के बजट एस्टिमेट के हिसाब से 25.6 लाख करोड़ के आसपास। अभी जो 25.6 लाख करोड़ आसपास जो होगा ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, इसमें सबसे बड़ा जो है ये डिवोल्यूशन वाला है, फाइनेंस कमीशन का जो कंपोनेंट होता है, ठीक है। कितना है 14.22 लाख करोड़ के आसपास। फिर ये स्कीम वाला है 10 लाख करोड़। और फिर ये फाइनेंस कमीशन ग्रांट है 1.33 लाख करोड़। ये ग्रांट अलग से दी जाती है। जो ये एक इंपॉर्टेंट जो है पिक्चर है आपको देखनी चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे ज़्यादा जो है खर्चा करेगा। हालांकि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है, डिफेंस का ये दिया हुआ है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो डिफेंस में करीबन 4.91 लाख करोड़ होगा। फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज़, फिर शिक्षा, फिर जो है देखिए आप देख सकते हैं ये एडुकेशन में 1.28 लाख करोड़ के आसपास सरकार खर्चा करेगी। हेल्थ में
4,311 करोड़ के आसपास, बहुत कम है भाई। एडुकेशन और हेल्थ में सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अर्बन डेवलपमेंट 96,000, IT वाला पे 95,000, एनर्जी पे 81,000, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,000, समाज कल्याण में 60,000, है ना। फिर वैज्ञानिक विभाग में 55,000 करोड़। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एलोकेशन है वो 6.81 लाख करोड़ का है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि भाई ये डिफेंस में 4.91 लाख करोड़ का क्यों, ये अलग अलग क्यों है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए ऐसा है, 6.81 तो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया गया। ये जो है ये 4.91 लाख करोड़ ये डिफेंस का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब जो डिफेंस की फोर्सेस को चलाने के लिए जितना दिया जाता है वो ये है। लेकिन भाई ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर तो बहुत सारी चीजें आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है ना, नए वेपन भी खरीदने हैं, एयरक्राफ्ट भी खरीदने हैं, है ना। तो कई सारी चीजें उनके अंदर में भी, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, BRO है, DRDO है, कोस्ट गार्ड भी है। ये सिर्फ क्या है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इसमें क्या है भाई, जो डेली रनिंग कॉस्ट होती है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, वो सारी चीजों के लिए है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ चलाने के लिए देना पड़ता है। और जो बचा कुचा है बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भी कई सारी जगह जो है खर्चा करती रहती है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस हर बार आप देखोगे, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हमेशा ज़्यादा होता है और डिफेंस का अगर एक्सपेंडिचर देखेंगे तो वो कम ही होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंपैरिजन में। समझ में आ गई बात कि नहीं? बजट में कह रही है सरकार कि भाई ये चीज़ें करनी है, ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है, तेजी लानी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना है, प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें नई जान डालना है और ज़्यादा लाना है, हाउस होल्ड सेंटीमेंट को भी बढ़ाना है, मध्यम वर्ग के जो है खर्च करने की शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार कह रही है कि प्रयास जारी रखेगी। अब देखिए बजट में क्या कह रही है सरकार और रियल लाइफ में क्या चल रहा है वो आप खुद जानते हो। बाकी ये सब तो हम देख ही चुके हैं भाई। थीम क्या है, सबका विकास, है ना, और वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, ब्रॉड जो है गाइडलाइन क्या क्या होंगे हमारे विकसित भारत के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भाई बजट का जो डेवलपमेंट जितना भी है वो 10 एरिया तक है, ये सारा भी हम 10 एरिया डिस्कस कर चुके हैं। विकास की इस यात्रा के लिए 4 शक्तिशाली इंजन, ईंधन, मार्गदर्शक और जो है लक्ष्य क्या है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। 6 क्षेत्र हम देख चुके हैं शुरू में। अब देखिए बजट की अगर आप स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें मोटा मोटा 4 जो इंजन बताए गए थे बजट के, ये वाले, इसी पे पूरा डिस्कशन हुआ है। तो इसमें आपको कई सारे एग्रीकल्चर के पॉइंट मिल जाएंगे जो कि मेंस के लिए बेहद जरूरी हैं और प्री के फैक्ट के लिए भी जरूरी हैं, ठीक है। MSME के पॉइंट कई सारे मिल जाएंगे कि भाई इस सेक्टर में क्या कर रही है सरकार, कहाँ कहाँ क्या क्या सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। इन्वेस्टमेंट जैसे बजट में बताया गया है भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो एक एक करके हम सारे इंजन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे पहला इंजन है एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि है। ये मैंने आपको बताया कि भाई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है ये लॉन्च करेगी सरकार, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का प्रोग्राम होगा। मेनली यहाँ पे क्या है, ये एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आया था सरकार का, आपको याद है, ये उसी से मोटिवेटेड है ये, ठीक है। इसमें मतलब कुल मिला के जितनी भी गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर या कृषि वगैरह में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको सबको कन्वर्ज करके, और जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं जो मेजर्स हैं वो सारा इन 100 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इन 100 डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और प्लस जो है क्रॉप इंटेंसिटी भी मॉडरेट है और बिलो एवरेज यहाँ पे क्रेडिट पैरामीटर्स हैं। तो इन सबको सुधारा जाएगा। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं राज्यों की भागीदारी से ये शुरू की जाएगी, है ना। और कहाँ कहाँ किया जाएगा, जहाँ कम उत्पादकता है, लो प्रोडक्टिविटी वाले जो सेक्टर्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा। 100 मतलब डिस्ट्रिक्ट को मॉडल के रूप में ये लोग डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ जाए, क्रेडिट वगैरह की कोई दिक्कत ना हो। जितनी योजनाएं हैं सबको मिला जुला के, है ना। फायदा कितना होगा, 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा इससे। PM धन धान्य योजना जो है इसका क्या क्या एम होगा भाई, पहला तो एम यही है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या फिर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को यहाँ पे अडॉप्ट करना, यानी कि फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना। नंबर 3 क्या है भाई, ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, जो भी मतलब फसल कटाई के बाद भाई संरक्षण या भंडारण के लिए होना चाहिए वो सब है। उसके बाद भाई इरिगेशन फैसिलिटीज में सुधार करना, है ना। और क्रेडिट, पैसा भी तो मिलना चाहिए, नहीं तो खेती होएगी कहाँ से। तो ये इसका उद्देश्य है मेन। दूसरा जो कदम है वो एग्रीकल्चर के लिए क्या है कि बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन निर्माण।
देखिए ये वाला जो एक तरह से पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पे फोकस किया जाएगा रूरल जो वुमेन है, ग्रामीण महिलाएं हैं, है ना, जो यंग फार्मर्स हैं, जो युवा किसान हैं, जो युवा जो है रूरल यूथ है, जो मतलब गांव का जो युवा है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उन सब पे ये फोकस किया जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा स्टेट की पार्टनरशिप के साथ मिला के, ताकि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में, इसको एड्रेस किया जा सके। किसके थ्रू? स्किलिंग यहाँ पे करी जाएगी, स्किल्ड बनाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, और रूरल जो इकोनॉमी है उसमें नई जान आएगी, ये कह रही है सरकार। जो दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड करी जाएंगी। वो पहले फेज में मैंने वही बताया कि 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है फोकस किया जाएगा। अब देखिए एक अंडर एम्प्लॉयमेंट टर्म आया है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपनी पूरी कैपेसिटी या स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें उतना काम मिलता ही नहीं है जितना वो कर सकते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? पूरा पोटेंशियल ये नहीं यूज कर पाते हैं, वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि भाई वो एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कोई जो है काम करना चाह रहा है लेकिन उसको मिल ही नहीं रहा है। यहां क्या है कि उसका पोटेंशियल ही नहीं यूज हो पा रहा है पूरा। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के लिए क्या करेंगे? आत्मनिर्भरता लाएगी सरकार दालों में। दालों का मैंने आपको बताया प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है, कंजम्पशन में भी नंबर 1 पे इंडिया, फिर भी कम पड़ जाता है, बहुत दाल खाते हैं भाई हम लोग। दाल ही चावल तो मिलता है यार इंडिया में, और मिलेगा भी क्या। अब दाल में भी समस्या जो है को सरकार ने पहचाना, सरकार ने कहा टेंशन ना लो, दाल चावल खाने का इंतजाम करते रहेंगे, आत्मनिर्भरता ला देंगे। 3 दालों पे फोकस करेगा सरकार। टूर यानी कि आर भाई, यही सबसे ज़्यादा खाई जाती है, उड़द और मसूर पे, ठीक है। इनके जो है विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी सरकार। और जो है बाकायदा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, नेफेड और एनसीसीएफ, ये अगले 4 वर्षों के दौरान किसान से ये दालें खरीदेंगी। लेकिन उसके लिए किसान को जो है बाकायदा इन एजेंसियों में रजिस्टर करना पड़ेगा और जो है एग्रीमेंट वगैरह करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के सरकार कह रही भाई दाल उगाओ, हम खरीदेंगे, टेंशन मत लो, बाहर जो है बर्बाद नहीं होने देंगे, वो वाली बात है। तो ये दाल का मिशन क्या क्या करेगा, ये वाले पॉइंट आप जरूर एक बार पढ़ें, मेंस में काम आ सकते हैं। कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट रेजिस्टेंस सीड जो है यहाँ पे डेवलप करे जाएंगे, प्रोटीन कंटेंट उसको बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज और मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा, और जो है ये एश्योर किया जाएगा कि किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले। तभी तो ये नेफेड और ये एजेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई दाल अगर उगाओगे तो हम खरीद लेंगे, उसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट करना पड़ेगा 4-4 साल का, और लगातार सरकार खरीदेगी, कह रही है। ये सेकंड स्टेप जो मैंने बताया था आपको, बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, मतलब ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन निर्माण, उसमें भी ये वाले पॉइंट जो है दिए हुए हैं अलग से एडिशनल। बोल बचन टाइम चीज़ें हैं कि भाई रूरल वुमेन हो चाहे यूथ हो, और जो है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके लिए जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाया जाएगा, जो है कई सारे एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट किए जाएंगे, छोटे छोटे बिजनेस क्रिएट किए जाएंगे। तो ये है डाइवर्सिफाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लैंडलेस फैमिलीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सरकार ने बजट में बोला है कि भाई ये बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हमारे जो लोग हैं वो अपने जो है खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह चेक करने लगे हैं। ये एक साइन है कि सोसाइटी हेल्दियर हो रही है, और उसी के लिए भाई ये सब्जियों और फलों का व्यापक कार्यक्रम लाई है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो ये प्रोग्राम करेगा क्या क्या भाई? ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है प्रमोट करेगा, है ना, ये प्रोग्राम इफिशिएंट सप्लाई करेगा, प्रोसेसिंग, और प्लस जो है फार्मर्स वगैरह को मतलब जो भी वो उगाएं पैसा ऐसा मिलता रहे, उसी के लिए सबका काम करा जा रहा है। और उसी के लिए भाई ये मखाना बोर्ड जो है बिहार में लाया जाएगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा मखाने का प्रोडक्शन होता है। तो एक नया बोर्ड बना देंगे ताकि भाई प्रोडक्शन बढ़ता रहे, है ना, और वैल्यू एडिशन उसमें होता रहे, उसकी मार्केटिंग वगैरह करते रहें, किसानों की आमदनी बढ़ती रहे। ये वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड जो है सीड, इसमें जो है 100 नए तरीके के जो है सीड वैरायटी वगैरह जो है यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। इस मिशन का जो है एम क्या है, यानी कि लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भाई, ये देखो एम है क्या है भाई, कि इसमें रिसर्च वगैरह को बढ़ाना, है ना, टारगेटेड डेवलपमेंट करना, और प्लस जो है हाई यील्ड वाले जो है बीजों को यहाँ पे डेवलप करना और कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी कराना 100 नए सीड्स की। एग्रीकल्चर वाले इंजन के ही अंडर में ये फिशरीज वाला भी आ गया, यानी कि मत्स्य उद्योग। इंडिया की रैंक जो है सेकंड है फिश प्रोडक्शन में और एक्वाकल्चर में, और इवन हमारा जो सी फूड का जो एक्सपोर्ट है वो करीबन 60,000 करोड़ के आसपास है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई एक फ्रेमवर्क वगैरह भी लाएंगे ताकि सस्टेनेबल हार्नेसिंग करी जाए, फिशरीज का जो है पोटेंशियल एक्वायर किया जाए, जो भी इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हाई सीज हैं, स्पेशल फोकस किया जाएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड पे। ये है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कपास उत्पादकता मिशन है। देखो भाई ये 5 साल का मिशन है, ठीक है। इसमें फोकस भैया क्या है कि कॉटन की यानी कपास की खेती को और बेहतर,
है ना, और सस्टेनेबल यहाँ पे बनाना है सरकार को। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और बढ़िया क्वालिटी की जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज होती हैं उस पे गवर्नमेंट फोकस करेगी। फिर जो है इसमें सरकार जो है किसानों को लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देगी। स्पीच में बाकायदा लिखा हुआ है ये चीज कि ये सारा जो है टेक्सटाइल सेक्टर का जो 5F विजन का पार्ट है, जिससे किसानों की इनकम तो बढ़ेगी प्लस इंडिया के जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी हाई क्वालिटी कॉटन सप्लाई मिलेगा, है ना। तो इसमें सिंपल बात क्या है भाई, किसानों का भी फायदा हो जाएगा, देश का टेक्सटाइल सेक्टर भी चमकेगा, ये कहना चाह रही सरकार। अब 5F क्या होता है वो भी समझ लो भाई। 5F क्या है कि फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन, तो ये है 5F विजन। फिर भैया किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसमें भी जो लोन देने वाली लिमिट थी वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई। मतलब किसान भाई लोग अब और ज्यादा लोन ले सकते हैं अपने काम के लिए। केसीसी मतलब किसको किसको लोन देता था, शॉर्ट टर्म लोन ये देता था 7.7 करोड़ फार्मर को, फिशरमैन को, डेयरी फार्मर को। तो इन लोगों को पहले जो शॉर्ट टर्म लोन जो है मिलता था 3 लाख तक का मिलता था, अब वो जो है उसकी लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। मतलब 7.7 करोड़ जो किसान हैं इनको ज्यादा पैसा लोन में मिलेगा और वो भी आसानी से बिल्कुल केसीसी के थ्रू। यूरिया के प्रोडक्शन में भी सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भरता लाएगी और जो है सरकार ने 3 डोरमेंट जो निष्क्रिय पड़े थे यूरिया के प्लांट ईस्टर्न रीजन पे उनको पुनः आरंभ कर दिया गया है। और एक ये जो नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब इससे देखिए क्वेश्चन बन सकता है बाकायदा कि यूरिया के प्रोडक्शन का 12.7 लाख मीट्रिक टन का प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, नामरूप असम में, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले इंजन का लास्ट पॉइंट ये है इंडियन पोस्ट। अब इसको एक कैटलिस्ट की तरह जो है यूज किया जाएगा रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने में, बढ़ाने में। अब मतलब कुल मिला के देश के जो ये 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस है और जो 2.4 लाख ये 2.4 लाख जो डाक सेवक हैं, इनके साथ इंडिया का जो पोस्ट पेमेंट बैंक है इसको मिला के गांव की इकोनॉमी को बूस्ट करने का आइडिया है। समझ में आ गया बात कि नहीं, मेन ये है। अब इंडिया पोस्ट सिर्फ लेटर नहीं बल्कि रूरल हब बनाएगा और बहुत सारी सर्विसेज देगा। स्पीच में बाकायदा एक एनेक्सर सी है, उसमें जो है लिखे हुए हैं ये पॉइंट क्या क्या कि भाई गांव के कम्युनिटी हब्स बनेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के अकाउंट हैंडल करेगा ये पोस्ट पेमेंट बैंक, प्लस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, कैश विड्रॉल हो गया, ईएमआई कलेक्शन हो गया, ये सब करेगा। छोटे बिजनेस के लिए लोन देगा, इंश्योरेंस सर्विसेज करेगा, डिजिटल सर्विसेज में हेल्प करेगा। कुल मिला के इंडिया पोस्ट को अब एक बड़ा पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाएगा, जो क्या करेगा भाई, ये जो विश्वकर्मा है, नए एंटरप्रेन्योर हैं, वुमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एमएसएमई है, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जरूरतें पूरी करेगा। एक पॉइंट और दिया हुआ है बजट की स्पीच में कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एनसीडीसी है यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट देगा ताकि ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए और लोन दे सके, ठीक है, और लोन देने का काम और बेहतर कर सके। तो एनसीडीसी के थ्रू कोऑपरेटिव को और ज्यादा पैसा मिलेगा अपने बिजनेस से काम चलाने के लिए। तो यहां तक हो गया एग्रीकल्चर वाला इंजन। तो ये एग्रीकल्चर वाला इंजन खत्म हो गया। अब जल्दी से कोई एक स्टूडेंट इन सबके पॉइंट कलेक्ट करके वीडियो के कमेंट में जरूर लिखे। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मतलब एक पिन कर दीजिएगा जितने मैंने क्वेश्चन पूछे सबका मिला के, अदरवाइज आप इसको कहीं ना कहीं जरूर लिख लें। एग्रीकल्चर के लिए मेंस में बहुत सारा मटेरियल दिया है, कीवर्ड दिए सरकार ने इस बजट में, जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का इंजन यहां से खत्म। नेक्स्ट सेकंड इंजन है एमएसएमई का, उस पे चलते हैं। इंजन में चलते हैं, दूसरा इंजन है एमएसएमई, ठीक है। तो विकास के दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। अब एमएसएमई को मतलब कुल मिला के और पावर मिलने वाली है। इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि भाई ये इसमें 1 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, जो कि करीबन 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 36% मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन इनकी वजह से 45% जो है हमारा एक्सपोर्ट हो पाता है। तो मतलब इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में बड़ा रोल है एमएसएमई का। अब इनको और बड़ा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमएसएमई क्लासिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट को 2.5 और 2 गुना बढ़ा दिया है। यानी अब छोटे बिजनेस ज्यादा स्केल पे काम कर पाएंगे, है ना, नई टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे और लोन भी इनको आसानी से मिलेगा। फायदा क्या होगा इससे कि भाई एमएसएमई और ज्यादा ग्रो करेंगे। जब ये ग्रो करेंगे तो ये और लोगों को काम दे पाएंगे, है ना, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे। अब ये वाला जो है फैक्ट आपको देखना चाहिए एक बार कि जैसे अभी तक जो भी था अब उसमें रिवीजन कर दिया गया है एमएसएमई के क्राइटेरिया में। तो इन्वेस्टमेंट वाली लिमिट जो है 2.5 गुना कर दी है हर जगह, और जो टर्नओवर वाली लिमिट है वो डबल कर दी है, ठीक है।
तो अभी तक इन्वेस्टमेंट जो माइक्रो वाला था वो 1 करोड़ से बढ़ा के वो 2.5 करोड़ कर दिया है ना। 2.5 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट वालों को माइक्रो जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फिर ये स्मॉल वाले को 10 से बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया है, मीडियम वाले को 50 से बढ़ा के 125 करोड़ कर दिया है। या फिर टर्नओवर में अगर बात करें तो माइक्रो वाले को 5 करोड़ से बढ़ा के 10 टर्नओवर कर दिया है। अब 10 टर्नओवर से 10 करोड़ मतलब टर्नओवर से ज़्यादा वालों को माइक्रो वाला दर्जा दिया जाएगा। स्मॉल को 50 से बढ़ा के 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है। मीडियम को 250 से बढ़ा के 500 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है। अब एमएसएमई वाले पॉइंट में ही बताया गया है कि भाई छोटे बिजनेस और स्टार्टअप को और ज़्यादा सस्ता जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो और ज़्यादा ग्रो कर। देखिए पहला यही है कि भाई इसमें क्रेडिट कार्ड जो माइक्रो एंटरप्राइज है उनके लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि छोटे बिजनेस को अब लोन के झंझट के बिना क्विक पैसा मिल जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो भी माइक्रो एंटरप्राइज उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उनके लिए एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए तक होगी। पहले साल में ऐसे 10 लाख कार्ड दिए जाएंगे या जारी किए जाएंगे। दूसरा ये जो है फंड्स ऑफ फॉर स्टार्टअप, इसका मतलब सिंपली ये है कि स्टार्टअप को और ज्यादा फंडिंग मिलेगी अपने आइडियाज को बड़ा करने के लिए। तो इसमें स्पीच में बताया गया है कि भाई स्टार्टअप के लिए जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में पहले से ही 91,000 करोड़ का गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपया दिया था। अब एक नया फंड ऑफ फंड्स बनेगा जिसमें गवर्नमेंट और 10,000 करोड़ रुपया डालेगी और इसका स्कोप भी बड़ा होगा। एक पहले की स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई थी, उसी की तरह एक नई स्कीम यहां पे जो है आएगी, जो कि होगी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और ये खासकर होगी महिलाओं के लिए, SC ST के लिए। इनको बड़ा सपोर्ट और पैसा मिलेगा। अब इसमें सरकार ने बताया है कि जो 5 लाख महिलाएं SC ST के हेल्प के लिए पहली बार जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें अगले 5 साल तक 2 करोड़ तक के टर्म लोन प्रोवाइड होंगे। ये देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है। इसके अलावा जो है स्पीच में लिखा है कि भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी ताकि एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस और मैनेजरियल स्किल को इंप्रूव कर सके और अपने बिजनेस को और बड़ा बना सकें। बेसिकली ये स्कीम वुमेन और SC ST के लिए होगी। 5 लाख जो महिलाएं और SC ST के लिए होगी, टर्म लोन दिया जाएगा इनको 2 करोड़ तक का अगले 5 साल के लिए। इसके अलावा सरकार ने बोला है बजट में कि भाई लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं या सेक्टर्स हैं, जैसे कि फुटवेयर हो गया है ना, लेदर हो गया, टॉयज हो गया, इनके लिए बड़े प्लान्स है ताकि और जॉब और बिजनेस को बूस्ट किया जा सके। बिजनेस बूस्ट होगा तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट वगैरह जो है बढ़ जाएगा। उसी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस प्रोडक्ट जो स्कीम है फुटवेयर और लेदर सेक्टर की, एक ये पॉइंट है और एक जो है टॉय सेक्टर के लिए मेजर्स हैं। इन सब में गवर्नमेंट जो है स्पेशल पॉलिसीज और सपोर्ट देगा जहां काम करने वालों की ज्यादा जरूरत होती है, तभी इनको बोला गया है लेबर इंटेंसिव सेक्टर। जैसे पहला पॉइंट यही है, ये फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। इसमें बजट में सरकार कह रही है भाई कि फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक नई स्कीम आई है। ठीक है, इसमें डिजाइन, कंपोनेंट और मशीनरी वगैरह के लिए भी सपोर्ट मिलेगा, चाहे लेदर हो या फिर नॉन लेदर फुटवेयर हो। इससे फायदा यही होगा कि क्या क्या होगा फायदा भाई, 22 लाख लोगों को जॉब्स मिल सकती है, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रिएट किया जा सकता है और 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट। आप समझ रहे हैं, बड़ा जो है स्कीम है। टॉय सेक्टर के लिए पहले एक नेशनल एक्शन प्लान भी जो है सरकार लाई थी। अब एक नई स्कीम से इंडिया को ग्लोबल टॉय का हब बनाया जाएगा, ये कह रहा है बजट। और इसमें जो है टॉय क्लस्टर जो है प्लस जो है टॉय क्लस्टर मतलब बनाए जाएंगे। इसके अलावा इनकी स्किल्स पे काम किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो इकोसिस्टम है उस पर फोकस होगा ताकि हाई क्वालिटी और यूनिक और सस्टेनेबल टॉयज बने जो कि मेड इन इंडिया ब्रांड को दुनिया में चमकाएं। ये सारे देखिए कीवर्ड लिखे हुए हैं, ये मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बजट में फूड प्रोसेसिंग और जो है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े प्लान है, जिससे किसानों को, यूथ को और बिजनेस के लिए जो है काफी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जैसे पहला सपोर्ट तो भाई इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दिया जाएगा। इसमें बता रहे हैं कि एक पूर्वोदय जो स्कीम है, पूर्वोदय जो है पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुकी। पहले के बजट में आपको याद होगा एक पूर्वोदय टर्म जो है सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, वो एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव था। किसके लिए? बेसिकली ईस्टर्न जो रीजन है इंडिया का उसके लिए। पर्टिकुलरली कौन कौन से राज्य हैं पूर्वोदय में? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वही बजट कह रहा है कि भाई पूर्वोदय के अंदर बिहार में एक बनाया जाएगा क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, NIFTEM। ये पूर्वोदय इनिशिएटिव के अंदर बिहार में बनाया जाएगा। और ये करेगा क्या? ये जो इंस्टीट्यूट होगा पूरे ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, पूरे ईस्टर्न रीजन में फूड प्रोसेसिंग को बूस्ट करेगा। फूड प्रोसेसिंग के बूस्ट करने से क्या हो जाएगा कि भाई किसान के जो प्रोड्यूस की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, है ना, और यूथ को जो है स्किल वगैरह और इंटरप्रेन्योरशिप और जॉब्स मिल सकते हैं। सेकंड यहाँ पे बताया है कि भाई मेक इन इंडिया को और पावर देने के लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया जाएगा। ये छोटे, मीडियम और बड़े इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा पॉलिसीज के लिए, रोड मैप्स के लिए और मॉनिटरिंग वगैरह इसमें होती रहेगी।
एनेक्सर ई भी दिया हुआ है बजट में, जिसमें ये बताया गया है कि इसमें क्या क्या 5 फोकस एरिया होंगे, वो आपको समझने चाहिए। पहला ये है कि भाई बिजनेस करना और आसान और सस्ता हो जाएगा, ये सरकार बजट में कह रही है ना। कितना ग्राउंड पे होता है ये देखने वाली बात रहेगी। सेकंड पॉइंट है कि फ्यूचर के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स रेडी होगा। स्किल्ड जो है वर्कफोर्स होना बहुत जरूरी है। इंडिया में अगर आप देखें तो स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। इंडिया का करीबन 10% के आसपास ही जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड है। अगर आप चाइना वगैरह से कंपेयर करें, वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं। तो मतलब स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होगा। हालांकि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस तो सरकार का बहुत दिनों से है। नंबर 3 क्या है भाई कि एमएसएमई सेक्टर को और डायनामिक बनाया जाएगा। नंबर 4 भैया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज हो जाएगा। और नंबर 5 वही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे। ये सब सरकार इसलिए कर रही है, आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का वर्चस्व है और कहीं ना कहीं जो है कोई भी टसल वगैरह होता है तो चाइना हमारे अगेंस्ट ही खड़ा दिखता है। हम भी फंसे रह जाते हैं क्योंकि हमें उनसे ट्रेड तो करना ही करना है। तो मेन बात यही है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग मिशन और मेक इन इंडिया को सफल बनाया जाए ताकि इंडिया का चाइना पे डिपेंडेंस थोड़ा सा कम हो। और ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आएगा, इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है स्पीच में कि इसके अंडर क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि भाई इंडिया में ही सोलर पैनल हो गए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, बैटरीज हो गई, मोटर हो गए, कंट्रोलर हो गए, इलेक्ट्रोलाइजर हो गए, विंड टर्बाइन हो गए, है ना, हाई वॉल्यूम ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हो गए, प्लस जो ग्रिड स्किल बैटरीज होती हैं, ये सब बनाने का इकोसिस्टम इंडिया में ही बना देंगे कह रहे हैं। सिंपल बात वही है कि भाई हम अपने देश में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ज्यादा बनाएंगे ताकि इन्वायरमेंट भी बचा रहे और लोकल बिजनेस को फायदा भी होता रहे। तो यहां तक था ये सेकंड इंजन एमएसएमई के जो भी स्टेप बजट में दिए गए हैं। भैया इनके नोट्स वगैरह जरूर बनाना, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से कमेंट करके बताएं कि फर्स्ट इंजन में क्या क्या पॉइंट बताए हैं सरकार ने और सेकंड वाले इंजन में क्या क्या पॉइंट बताए। मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये। अब स्टार्ट करते हैं तीसरे इंजन में क्या क्या सरकार ने बताया बजट में। इसमें 3 तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है। ये पूरा मतलब तीसरा इंजन जो है वो इन्वेस्टमेंट वाला है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जाएगा? एक तो पीपल यानी कि लोगों में किया जाएगा, दूसरा इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और तीसरा इनोवेशन में यानी कि नवाचार में किया जाएगा। क्या क्या कितने कितनी चीजें होंगी वो चलो आगे देखते हैं। अब जैसे पहला इन्वेस्टमेंट बोला गया कि भाई लोगों में या पीपल में किया जाएगा, तो इसका मतलब इसमें कई सारे स्टेप दिए हुए हैं। मेन सार ये है कि भाई बच्चों को न्यूट्रिशन और इनोवेशन, ठीक है, यूथ को स्किल प्लस एडुकेशन, वर्कर को सपोर्ट, और जो पेशेंट है यानी रोगी हैं उनको कैंसर का क्योर मिलेगा। सबके लिए कुछ ना कुछ है इस बजट में। अब जैसे इन्वेस्टिंग इन पीपल में ये एक सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है। अब ये जो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है, इसमें बताया गया कि भाई 8 करोड़ बच्चों को, 1 करोड़ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को और 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल को न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए बजट और बढ़ाया जाएगा ताकि खाना और बेहतर हो। फिर ये अटल टिंकरिंग लैब 50,000 बनाई जाएंगी अगले 5 साल में। स्कूल्स वगैरह में मैंने शुरू में बताया था आपको, अटल टिंकरिंग लैब बनेंगे जहां पे बच्चे जो है वो साइंस और इनोवेशन सीखेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे खूब। प्रैक्टिकल लर्निंग वगैरह मतलब दी जाएगी, किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। और जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाएगी। फिर लोगों के इन्वेस्टमेंट में बोला गया है कि भाई इंटरनेट से सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए किया जाएगा, देखो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, है ना। तो इसमें बोला गया है कि गांव के सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को भारत नेट, ये भारत नेट लिखा है कि नहीं, तो भारत नेट के अंडर ब्रॉडबैंड मिलेगा, इंटरनेट से सब कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम में बताया है कि भाई स्कूल और कॉलेज के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में, मदर टंग में डिजिटल बुक्स दी जाएंगी ताकि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट आसानी से समझ सकें। और ये जो आजकल जो नए नए क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर्स आ गए हैं कन्नड़ में और मराठी है, इनको भी मुझे लगता है शांत करने के लिए स्कीम दी गई। स्किल वगैरह बढ़ाने पे भी ध्यान दिया जाएगा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। अब इसमें सरकार कह रही है कि 5 नए स्किलिंग सेंटर बनेंगे जो कि यूथ को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए स्किल देंगे। इसमें जो है ग्लोबल एक्सपर्ट के करिकुलम को शामिल किया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह को, और सर्टिफिकेट में हेल्प किया जाएगा। आईआईटी की कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जाएगा लोगों में इन्वेस्टमेंट के तहत। इसमें सरकार बता रही है कि भाई पिछले 10 साल में जो आईआईटीज की सीट डबल हो चुकी है, 65,000 से 1.35 लाख हो चुकी। अब 5 नए आईआईटी और बनाए जाएंगे जिससे 6,500 और स्टूडेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाएगा। और आईआईटी पटना में भी, ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, आईआईटी पटना का नाम, यहाँ पे हॉस्टल और जो है अदर फैसिलिटीज वगैरह बढ़ जाएंगी। फिर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए भी आएगा। 3 सेंटर ऑलरेडी जो है ये एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज के अनाउंस हो चुके हैं 2023 में। मेडिकल वाली जो एजुकेशन, मतलब इसमें जो मेडिकल की सीट्स वगैरह भी बढ़ाई जाएंगी। इसमें बजट में बताया सरकार कि भाई पिछले 10 साल में मेडिकल सीट करीबन 130% ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, 1.1 लाख, और अगले साल ये 10,000 और जो है ये एडिशनल सीट
ऐड हो जाएंगी और कुल मिला के अगले 5 साल में 75,000 सीट और जो है आ जाएंगी इनका टारगेट। भाई ये सब सीटें क्यों बढ़ाई जा रही हैं आईटी में, मेडिकल कॉलेजेस में? भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। फिर सरकार कह रही है कि भाई अगले 3 साल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर सेंटर बनेंगे और 2025-26 में ऐसे 200 सेंटर यहां पे स्टार्ट होंगे। ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा है? ये जो शहर के गरीब कामगार होते हैं, यानी कि जो अर्बन वर्कर्स होते हैं, एक स्कीम आएगी उनके सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके, लाइवलीहुड उनको एक मिल सके और लाइफ क्वालिटी उनकी बेटर करी जा सके। पहले एक आई थी पीएम स्वनिधि स्कीम, आपको जरूर पता होगा। उसमें सरकार ने बजट में बताया कि भाई 68 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको पीएम स्वनिधि से फायदा हुआ है। अब इस स्कीम में और बड़े बैंक लोन देंगे और 30,000 रुपए, ये जो लिखा हुआ है ना कि 30,000 रुपए की लिमिट वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और ट्रेनिंग का सपोर्ट दिया जाए। अलावा एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स वगैरह, फ्रीलांसर वगैरह, डिलीवरी बॉय के लिए, उनके लिए एक आईडी कार्ड और जो है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि उनको पीएम जन आरोग्य के तहत स्वास्थ्य देखभाल जो है प्रदान किया जा सके, हेल्थ केयर वगैरह के मतलब लाभ दिए जा सकें। इससे 1 करोड़ वर्कर्स को फायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट वाला जो है मैंने बताया था, एक पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन, 3 है इसके इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट। तो पीपल वाला यहां से खत्म होता है और ये इकोनॉमी वाला चालू होता है। तो इसमें पूरा इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए जो है हर सेक्टर के लिए कहां क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना है, वाटर में क्या होना है, पावर में क्या होना है, टूरिज्म में क्या होना है, हाउसिंग में क्या होना है, और प्लस बहुत सारे जो सेक्टर्स है वहां के लिए कई सारे बड़े प्लान है। एक एक करके चलिए देख लेते हैं। अब जैसे पहला है ये, इसमें पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसमें सरकार कह रही है बजट में कि हर इंफ्रा मिनिस्ट्री 3 साल का जो है प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाएगा, जो कि पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में होगा। स्टेट्स भी इसमें जो है हिस्सा लेंगे और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से भी हेल्प मिल सकती है। इसमें स्टेट को भी सपोर्ट दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इसमें बजट में बताया सरकार ने कि भाई स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे रिफॉर्म्स के इंटेंसिव के साथ। फिर ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो है सेकंड वाला आएगा और ये 2021 के बाद ये आएगा 2025 से 30 तक के लिए। देखिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। और इसमें जो है 10 लाख करोड़ तक के कैपिटल के साथ नए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए रेगुलेटरी और फिजिकल मेजर्स को भी जो है फाइन ट्यून किया जाएगा ताकि इस प्लान को सपोर्ट किया जा सके। इसका फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से लेकर 30 तक चलेगा और ये 10 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट आएंगे। ये जल जीवन मिशन के तहत जो है सरकार ने बताया कि भाई 2019 से अगर आप देखें तो 15 करोड़ हाउस होल्ड यानी कि जो कि 80% हैं, इनको टैप वाटर अब मिलने लगा है। ठीक है, अब सरकार कह रही है कि भाई 80% से जो है 100% का टारगेट है ये 2028 तक जो है करने की घोषणा की गई। तो मतलब जल जीवन मिशन अब 2028 तक के लिए एक्सटेंड है ताकि 100% रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर मिल सके, फ्रेश वाटर पानी वगैरह मिल सके। और मेन फोकस क्या रहेगा, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया जाएगा। देखो जन भागीदारी लिखा है कि नहीं, तो जन भागीदारी से ये अचीव किया जाए। फैक्ट जो आपको याद रखना है कि भाई जल जीवन मिशन में अभी तक 2019 से लेकर अभी तक कितने जो है हाउस होल्ड को मिल चुका है टैप वाटर कनेक्शन, 15 करोड़। ठीक है, और ये 80% है, इसको 100% कब तक लाना है, 2028 तक। अब देखिए ये अर्बन चैलेंज जो फंड है 1 लाख करोड़ रुपए का, ये अनाउंस किया गया है बजट में। मतलब ये 1 लाख करोड़ का जो है ये फंड, इससे क्या क्या होगा, सिटीज एज ग्रोथ हब और सिटी का जो है क्रिएटिव रीडेवलपमेंट किया जाएगा, वाटर सैनिटेशन वगैरह के प्रोजेक्ट्स होंगे। इन सब के लिए 25% कॉस्ट जो है गवर्नमेंट देगी और बाकी 50% जो कॉस्ट होगी वो बॉन्ड के थ्रू, लोन के थ्रू और या फिर पीपीपी के माध्यम से आएगा। 2025-26 के लिए इसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया है सरकार ने। मतलब कुल मिला के देखिए विकास के लिए अगर देखें तो सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा पार्ट आता है अर्बन एरियाज से, शहरी एरियाज से। तो वही है कि भाई सिटी का जो है गवर्नेंस हो गया या फिर म्यूनिसिपल सर्विसेज हो गई, लैंड हो गई, प्लानिंग वगैरह हो गया, इसमें कई सारे रिफॉर्म वगैरह लाए जाएंगे और इनके लिए जो है सरकार इनको इंसेंटिवाइज करेगी ताकि रिफॉर्म को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सके। पावर सेक्टर में भी जो है गवर्नमेंट ने बजट में जो है रिफॉर्म कई सारे इंट्रोड्यूस किए। इसमें सरकार मेनली कह रही है कि भाई स्टेट को जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन को बेहतर करने के लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा और 0.5% ऑफ स्टेट की जो जीएसडीपी होगी उतनी तक की बोरोइंग की छूट भी मिलेगी। मतलब उतना और ये उधार ले सकते हैं, जितना भी स्टेट का जीएसडीपी होगा उसका 0.5% तक की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी का मैंने आपको शुरू में ही बताया था भाई, विकसित भारत 2047 तक जो बनेगा उसमें करीबन तब तक हमारी जो जरूरतें होंगी 800 गीगावाट से ज़्यादा होंगी। उसका 10 से 12% सरकार का जो है एम है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी से आए और उसी के लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट में जो है चेंजेस हो सकते हैं। इवन प्राइवेट सेक्टर के साथ भी जो है पार्टनरशिप की जा सकती है। और क्योंकि बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट बनाना थोड़ा कठिन है तो इसलिए भाई 20,000 करोड़ रुपए का आउटले दिया है यहाँ पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने के लिए। ये जो है सेटअप किए जाएंगे अगले 7-8 सालों में।
और जिसमें ये 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है बन जाएंगे, करीबन 220 मेगावाट की। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। शिपिंग सेक्टर में भी भाई शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट जो पॉलिसी है उसको रिवैम्प किया जाए। जो इंडियन शिप ब्रेकिंग है ना, उसके लिए क्रेडिट नोट्स मिलेंगे और बड़े शिप्स इंफ्रा लिस्ट में आएंगे और शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा मैरी टाइम जो है डेवलपमेंट फंड एक 25,000 करोड़ रुपए का ये आएगा मैरी टाइम इंडस्ट्री के लिए, जिसमें सरकार जो है 49% तक देगी। बाकी इनको जो फंड है वो पोर्ट और प्लस प्राइवेट सेक्टर से दिया जाएगा। फिर ये उड़ान की बात करी गई है, उड़े देश का आम नागरिक पहले जो है स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी। इसमें सरकार ने बताया है कि भाई 1.5 करोड़ लोग को ये एयर ट्रेवल ऑलरेडी दे चुका है। 88 एयरपोर्ट और प्लस 619 रूट ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो मॉडिफाइड उड़ान है इसमें 120 नए डेस्टिनेशन और 4 करोड़ पैसेंजर का टारगेट है अगले 10 सालों में। और इवन जो है हिली एरियाज में भी और प्लस जो है एस्पिरेशनल और नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट में भी कवरेज मिलेगा ये। फिर कह रहे हैं कि भाई बिहार में जो है नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और प्लस पटना एयरपोर्ट का जो है एक्सपेंशन किया जाएगा और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब देखिए जो 2 नए टर्म आ गए हैं भाई, ग्रीन फील्ड और ये ब्राउन फील्ड, इसका मतलब क्या होता है ये आपको एक मोटा मोटा लेमन की टर्म में पता होना चाहिए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट कोई बनाना, बिल्कुल एकदम इंटायरली न्यू होगा ये और एकदम शुरू से ये बनाया जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसे लैंड पे बनाया जाएगा जिसका जो अभी तक अनयूज्ड है। ठीक है, और ब्राउन फील्ड का क्या मतलब होता है कि भाई किसी चीज को अपग्रेड करना। ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन उसको या तो रिपर्पसिंग करना उसमें और या फिर अपग्रेड करना। ठीक है, फिर बताया है सरकार ने कि मिथिलांचल बिहार में 50,000 एकड़ के फार्मर्स को फायदा देने वाले वेस्टर्न कोशी कैनल ERM प्रोजेक्ट को सपोर्ट दिया जाएगा। फिर माइनिंग में भी बताया कि भाई माइनिंग खासकर माइनर जो मिनरल्स होते हैं उनके लिए रिफॉर्म्स और प्लस स्टेट माइनिंग इंडेक्स बनाया जाएगा, प्लस क्रिटिकल जो मिनरल्स होंगे उनके लिए टेलिंग रिकवरी पॉलिसी भी बनेगी। स्वामी फंड के लिए जो है इसमें बोला गया है कि भाई 15,000 करोड़ रुपए का स्वामी फंड 2 जो है बनाया जाएगा, जिससे 1 लाख यूनिट जल्दी कंप्लीट की जाएंगी। इसका देखिए लक्ष्य क्या है, 1 लाख और आवासीय इकाइयों को शीघ्रता से पूरा करना। और इसने बताया कि भाई स्वामी ने अब तक 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है। जो इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया था 6 नवंबर 2019 को और 2025 में अन्य 40,000 इकाइयों का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। स्पीच में एक और चीज लिखी है, PM गति शक्ति डेटा। ठीक है, इसमें सरकार ने बताया बजट में कि भाई प्राइवेट सेक्टर को PPP प्रोजेक्ट्स के लिए PM गति शक्ति पोर्टल का डेटा और मैप्स मिलेंगे। टूरिज्म वगैरह जो है बढ़ाने के लिए सरकार ने बोला है कि भाई टॉप 50 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इनको स्टेट्स के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा, जिसमें स्टेट क्या देगा, लैंड देगा और जो है होटल, जितने भी होटल्स हैं वो इंफ्रा लिस्ट में आ जाएंगे। और टूरिज्म के लिए और क्या क्या किया जाएगा कि भाई यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, होम स्टे के लिए मुद्रा वगैरह का लोन दिया जाएगा, बेटर ट्रैवल और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी, स्टेट को डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, ई वीज़ा और वीज़ा जो है फी वेवर दिया जाएगा। तो इसीलिए टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट जो है कंट्री में डेवलप की जाएंगी स्टेट के जो है पार्टनरशिप से। स्पीच में एक चीज़ और लिखी हुई है टूरिज्म में कि भाई जो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड जितने भी डेस्टिनेशन है उन पे ज़्यादा फोकस होगा, बुद्धा पे। इवन जो प्राइवेट सेक्टर में टूरिज्म होता है उसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा और ईजिली जो है वीज़ा वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह की जाएगी। सारी बातें बताई गई हैं इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी में, यानी कि अर्थव्यवस्था में निवेश में। सिंपल बात वही है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वाटर हो या पावर जो है सेक्टर हो या टूरिज्म हो, हाउसिंग हो, है ना, इन सब में बड़ा इन्वेस्टमेंट होएगा। प्लस जो है स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ मिलाया जाएगा, इससे जॉब्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी चमकेगी। अब इन्वेस्टमेंट के थर्ड कंपोनेंट यानी कि इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन या फिर नवाचार में निवेश पे चलते हैं। इसमें क्या क्या जो है बताई गई है चीजें बजट स्पीच में। इनोवेशन या नवाचार में बात करें तो ओवरऑल भाई ये है कि भाई R&D हो गई, है ना, प्लस टेक्नोलॉजी, प्लस जो स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर है, प्लस जो हमारी पुरानी नॉलेज है उन सबको सेव और बूस्ट करने के लिए बजट में कई सारा जो है बजट अलोकेशन किया गया है और नए नए प्लान्स है। जैसे पहला यही देख लीजिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। अब इसमें सरकार कह रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को, लिखा है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर के रिसर्च और इनोवेशन के लिए जुलाई में जो बजट आया था उसमें अनाउंस हुआ था, उसके लिए अब 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डीप टेक फंड ऑफ फंड्स। इसका मतलब है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन जो स्टार्टअप हैं उनके लिए एक डीप टेक फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा जो नए टेक आइडियाज को प्रमोट करेगा, बूस्ट करेगा यार,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएम रिसर्च फेलोशिप। इसमें सरकार ने बोला है भाई अगले 5 साल में 10,000 फेलोशिप्स आईआईटी और आईआईएससी में टेक रिसर्च के लिए दी जाएंगी और इनके लिए ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म। इसमें सरकार ने भाई ये बताने की कोशिश करी कि जो फ्यूचर के फूड और न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी के लिए एक नया जीन बैंक बनाया जाएगा, जो क्या करेगा 10 लाख जो जर्म प्लाज्म होते हैं, जर्म प्लाज्म जो लाइन होती है, इसका मतलब है फसलों के जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनको सेव करेगा ये। और ये कैसे करेगा, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए ये काम करेगा ही। फिर सरकार ने बोला है कि भाई पीएम जो गति शक्ति है उसके साथ साथ एक नेशनल जियो स्पेटियल जो है मिशन शुरू किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन को शुरू किया जाएगा, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स को जो क्या करेगा, लैंड रिकॉर्ड प्लस जो है अर्बन प्लानिंग प्लस जो है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए जियो स्पेटियल डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। नेक्स्ट बताया ज्ञान भारतम मिशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लें एक बार इसको। इसमें बोला गया है कि भाई जो 1 करोड़ जो मनुस्क्रिप्ट होती है या जो पांडुलिपि बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो इनके सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन के लिए ज्ञान भारतम मिशन यहाँ पे शुरू किया जाएगा। और इसमें एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं प्लस जो म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरी है और प्लस जो प्राइवेट कलेक्टर्स हैं साथ में काम करेंगे। और प्लस क्या होगा, एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए। तो यहां से खत्म होता है तीसरा इंजन इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, पहला इंजन हमने देखा एग्रीकल्चर वाला, दूसरा देखा एमएसएमई वाला, तीसरा देखा इन्वेस्टमेंट वाला। इन तीनों के शॉर्ट पॉइंट जो है कीवर्ड्स वगैरह आप जरूर देख लीजिएगा, मेंस वगैरह में आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा काम करेगा बेटा आप लोगों को। अब चलो भैया चौथे इंजन में घुसा जाए, ये है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात वाला इंजन। तो चौथा इंजन एक्सपोर्ट का है मतलब, तो इसमें फोकस क्या है कि भाई निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा, है ना। ग्लोबल जो ट्रेड है उसमें इंडिया का डंका बजाने के लिए कुछ कदम लिए जाएंगे और प्लस यूथ के लिए जॉब्स वगैरह के लिए कई सारे प्लान है। जैसे सबसे पहला है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन या फिर निर्यात संवर्धन मिशन। इसमें सरकार कह रही है कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और ये एमएसएमई और प्लस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये मिल के एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करेंगे। इसमें एक्सपोर्ट के लिए आसान क्रेडिट मिलेगा, प्लस जो है क्रॉस बॉर्डर फैक्टर, प्लस एमएसएमई को फॉरेन मार्केट में जो है कि मतलब नॉन टेरिफ बैरियर से निपटने का सपोर्ट वगैरह दिया जाएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट इसमें बताया कि भारत नेट ट्रेड, इसमें बताया गया है कि भाई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत ट्रेड नेट ये बनाया जाएगा, जो क्या करेगा, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग के लिए एक ही जगह सब कुछ प्रोवाइड करेगा ये। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ काम करेगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। इसके अलावा बजट स्पीच अगर आप देखेंगे तो उसमें ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में बोला गया कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जोड़ने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा और इसमें स्पेसिफिक सेक्टर्स को चुना जाएगा और उनके लिए प्लान्स वगैरह दिए जाएंगे, बनेंगे। मतलब एक और टर्म दिया गया है फैसिलिटेशन ग्रुप्स। इसमें बोला गया कि कुछ प्रोडक्ट और सप्लाई चेन के लिए सीनियर ऑफिसर्स और इंडस्ट्री वालों के साथ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इनको प्रमोट करेंगे। फिर इसमें बजट में इंडस्ट्री 4.0 का भी मेंशन है। ये क्या होता है, फोर्थ मेजर रिवोल्यूशन बोला जा रहा है। किस तरह से हम जो है चीज़ें बनाते हैं उनको और स्मार्टली कैसे बनाया जा सकता है, उसमें और स्मार्ट टेक्नोलॉजी वगैरह जो है कैसे यूज़ करके ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से कैसे जो है बनाए जा सकते हैं। मतलब उसमें कुल मिला के वही जो है एआई वगैरह का यूज़ होगा, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ होगा। तो ये लोग ये इंडस्ट्री 4.0 में क्या मतलब बोला जा रहा है कि उस तरह की जो है फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे बनने लगेगी जहाँ मशीन होंगे प्लस जो है रोबोट होंगे और कंप्यूटर होंगे, आपस में बातचीत करेंगे वो, और जो भी उनमें करेक्शन वगैरह या फिर कोई जो है उसमें एरर वगैरह आ रही है तो वो अपना जो है खुद ही ठीक कर लेंगे। वो अपनी हेल्थ मॉनिटर कर पाएंगे, प्रोडक्शन को एडजस्ट कर पाएंगे, इवन अगर वो कोई ब्रेकडाउन वगैरह आने वाला है वो सब प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं, एआई वगैरह कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है दुनिया को, मशीन लर्निंग वगैरह का इंप्लीमेंटेशन होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा, ये सारी चीज़ें। तो बजट में बोला गया इंडस्ट्री 4.0 यानी कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूथ के स्किल्स को जो है बढ़ाया जाएगा और स्किल का फायदा जो है उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा ताकि जॉब्स वगैरह बढ़ सके। फिर इसमें ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की भी यानी कि जीसीसी की भी बात हुई है। इसमें कह रहे हैं कि भाई टियर 2 सिटी में जीसीसी को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें कि टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग रूल और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन के आइडियाज होंगे। और फिर लास्ट क्या है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो। इसमें बोला गया है कि एयर कार्गो के लिए मेनली इसमें फोकस किया जाएगा जो ये हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर आइटम्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, है ना। वेयर हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके लिए प्रमोट जो है अपग्रेड किया जाएगा और कार्गो स्क्रीनिंग और कस्टम प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। कार्गो स्क्रीनिंग और कस्टम प्रोटोकॉल को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, यूजर फ्रेंडली बना दिया जाएगा। तो ये खत्म हुआ आपका चौथा इंजन यानी कि एक्सपोर्ट वाला।
इंजन थे, जैसे एग्रीकल्चर वाला हो गया, एमएसएमई वाला हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, एक्सपोर्ट वाला हो गया। तो ये एक्चुअली एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के लिए आपको कई सारे कीवर्ड्स मिल गए, सरकार क्या क्या करने वाली आने वाले टाइम पे, ये सारे जो है पॉइंट मिल गए। मेंस के लिए बेहद जरूरी है भाई ये पॉइंट्स। कई सारे बीच में जो फैक्ट्स आए वो मैंने आपको बताया, वो प्री के लिए भी जरूरी। जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं प्लस ये चारों इंजन को बाकायदा समराइज करके जो भी एक कमेंट में लिखेगा उसके कमेंट को पिंड किया जाएगा। कोशिश करें कि हर इंजन के जितना भी आपको चीजें समझ में आई एक एक कमेंट में लिख के जरूर आप बताएं। अब देखिए फिर से इस स्लाइड में चलते हैं। तो भाई ये 4 इंजन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम चलेंगे ईंधन पे, यानी कि हमारे सुधार पे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाई जो बजट का एम है 6 मेन जो है सेक्टर में रिफॉर्म करना है। पहला टैक्सेशन, फिर पावर सेक्टर, फिर अर्बन डेवलपमेंट, फिर माइनिंग, फिर फाइनेंशियल सेक्टर और फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। रिफॉर्म का मतलब सिंपल बात यही है कि भाई टैक्स हो गया है ना, फाइनेंस हो गया, बिजनेस हो गया, इनके रूल्स को और आसान और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि देश में बिजनेस करना और जॉब्स पैदा करना सिंपल हो जाए। हालांकि बजट में बोला है, सरकार ऐसा रियली में करती है कि नहीं आप बताइए। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म यानी कि कर सुधार की। इसमें सरकार कह रही है कि भाई पिछले 10 वर्षों में टैक्स पेयर्स के लिए कई सारे हमने जो है रिफॉर्म इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट हो गया, टैक्स पेयर चार्टर हो गया, फास्टर रिटर्न हो गए, 99% जो है सेल्फ असेसमेंट से रिटर्न हो गए, प्लस विवाद से विश्वास स्कीम। उसके अलावा ये बजट के करीबन एक आध हफ्ते बाद जो है वो इनकम टैक्स वाला बिल वगैरह भी आया और उसमें ये बोला गया कि भाई ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनाइज लेटर, मतलब पहले विश्वास करो बाद में चेक वगैरह करो, स्क्रूटिनी वगैरह करो। इसके अलावा कुछ और रिफॉर्म की बात करी गई है, जैसे कि एफडीआई जो इंश्योरेंस सेक्टर का है 74% से बढ़ा के 100% कर देंगे, लेकिन शर्त यही है कि भाई पूरा का पूरा प्रीमियम आपको इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक और चीज हमने शुरू में ही देखी थी कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें जो है एक रिफॉर्म है कि भाई गांव में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्विसेज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। फिर ये जो क्रेडिट फैसिलिटी ये दी गई है एनएबीएफआईडी द्वारा। एनएबीएफआईडी का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये जो एनएबीएफआईडी है ये एक पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी बनाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सपोर्ट करेगा। फिर ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है ये एक चीज आई है, ये आपको जरूर आपने देखा हो। इसमें सरकार ने बोला है जैसे क्रेडिट स्कोर नहीं होता है उसी तरह भाई ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें सरकार ने सीधे बोला है भाई जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है ये लोग क्या करेंगी, ये लोग जो विलेजेस यानी कि गांव के एसएचजी जो मेंबर्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और जो बाकी ग्रामीण या रूरल लोगों के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाएगी ताकि उनको लोन आसानी से मिल सके। फिर भैया क्या है, ये पेंशन प्रोडक्ट्स के लिए रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट का एक फोरम बनाया जाएगा। फिर ये कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास। इसमें अगर आप देखें तो पहला है केवाईसी सिंप्लीफिकेशन यानी कि केवाईसी सरलीकरण। इसमें क्या बोला गया है कि 2025 में सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को रिवैम्प किया जाएगा और पीरियोडिक अपडेट्स का सिस्टम जो है आसान हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है इसमें कंपनियों का विलय यानी कि मर्जर ऑफ कंपनीज। इसमें बोला कि भाई कंपनी के मर्जर के जो रूल्स, तो कंपनी के मर्जर के जो रूल्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक जो है यहाँ पे मर्जर वगैरह किए जा सकेंगे, उनका स्कोप बढ़ जाएगा। इसी में नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए यानी द्विपक्षीय निवेश संधियों के लिए बोला है कि भाई 2024 में 2 कंट्रीज के साथ हमने बीआईटी साइन किए या फिर बीआईटी साइन हुए। अब क्या किया जाएगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली बीआईटी मॉडल बनेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। 2 कंट्री का जो नाम है यहाँ पे है ना कि 2 कंट्री के साथ हमने किया, वो 2 कंट्री कौन कौन सी हैं, वो है एक है यूएई और एक है उज्बेकिस्तान। फिर स्पीच में ही आप देखेंगे तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लाइट टच प्लस ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेशन बनेंगे जो टेक और ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चलेंगे। पुराने लॉज के रूल्स को अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी की भी बात करी गई जो है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए बोला गया कि एक ऐसी कमेटी बनेगी जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस प्लस जो है लाइसेंसेज और कंप्लायंसेस को रिव्यू करेगी। ये एक साल में जो है सजेशन देगी ताकि बिजनेस और आसान होगा। मतलब कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा जो है वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि भाई बिजनेस करना और आसान कर देंगे। फिर एक ये चीज और है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, नई चीज इंट्रोड्यूस करी गई है। इसमें कह रहे हैं कि भाई 2025 में स्टेट्स का एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है ना, ये वाला ये जो है लॉन्च होगा जो कि कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्ट करेगा। ये पॉइंट अच्छा है मेंस में डालने के लिए, आप जरूर याद रखें। फिर एफएसडीसी मैकेनिज्म के अंडरगट यानी कि जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो कि फाइनेंशियल रेगुलेशंस का इंपैक्ट को चेक करेगा और उनको बेहतर करेगा।
इवन इसके तहत एक जो है बाकायदा फ्रेमवर्क भी बनाएंगे ताकि उसका उनका जो है रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाया जा सके और जो है फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट में मदद कर सके। एक और ये लास्ट पॉइंट है भाई, जन विश्वास 2.0 आएगा। पहले 2023 में एक जन विश्वास एक्ट आया था, उसमें क्या किया था कि 180 लॉ को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। अब जो ये जन विश्वास बिल आया है 2.0, इसमें 100 प्लस प्रोविजंस को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। मतलब सिंपल बात, अगर आप ये देखें रिफॉर्म्स वगैरह में भाई, टैक्स, फाइनेंस, मैंने बताया आपको, बिजनेस के रूल्स को आसान बनाया जाएगा, है ना, इन्वेस्टर फ्रेंडली बना दिया जाएगा ताकि देश में बिजनेस करना जो है आसान हो सके। बिजनेस करना आसान होगा तो भाई बिजनेस बढ़ेंगे तो जो है नए लोगों की जॉब्स क्रिएट होगी, है ना, उससे इकोनॉमी को बूस्ट होगा, लोगों खर्चा करेंगे और टैक्स जो है मिलेगा सरकार को, तो सरकार की मजे ही मजे हैं। 25-26 में अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। ओवरऑल अगर देखें आप तो भाई बजट में कस्टम और प्लस ट्रेड को सिंपल और बिजनेस फ्रेंडली बनाने के लिए कई सारे प्लान्स हैं, चलो देख लेते हैं। जैसा भाई पहला यही है कि रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इसमें सरकार कह रही है कि भाई टैरिफ रेट को कम करके सिर्फ 8 रेट बचेंगे। अब 7 टैरिफ रेट देखो हटा दिए गए हैं। कह रहे हैं कि सेस और सरचार्ज को भी सिंपल किया गया है और ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है ये 82 आइटम से हटा दिया गया है। फिर कह रहे हैं कि रिलीफ भी दिया है जो इंपोर्ट करते हैं हम दवाओं और जो है ये मतलब औषधि और दवा के आयात पर राहत दी गई है। 36 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं इस पे कस्टम ड्यूटी 0 कर दिया गया है, जिससे ये दवा और ज्यादा सस्ती हो जाएगी और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी। 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन पे कह रहे हैं कस्टम ड्यूटी 5% जो है कर दिया। इस पे भी 0 कर देते सर, क्या दिक्कत थी? अब स्टूडेंट को अलग अलग याद करना पड़ेगा। अरे यार बजट को सर आप प्लीज सिंप्लीफाई करो, इतना डेटा दे देते हो, कितना याद रखेगा भाई स्टूडेंट। फिर सरकार कह रही है कि जो 37 अन्य दवाएं हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के थ्रू पेशेंट को फ्री में दी जाती हैं, उनसे भी बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हट जाएगी, छूट मिलेगी। इसके साथ साथ 13 जो नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम भी ऐड किए गए हैं। फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए जो है देखते हैं, देखिए सपोर्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन। इसके लिए पहला क्या कदम है भाई, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करिए सरकार ने कि जो कोबाल्ट है ना, लिथियम आयन बैटरी का जो स्क्रैप है, लेड, जिंक है और जो 12 मिनरल्स पे जो ड्यूटी 0 कर दी है ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिल सके। टेक्सटाइल के लिए भी जो है सरकार ने कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए? 2 कदम है यहाँ पे। पहले वाले कदम से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह है कि देसी टेक्सटाइल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके और इंपोर्टेड मशीन सस्ती हो जाए ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ जाए। और दूसरा कदम जो है इसका क्या मतलब हुआ है, जो निटेड फैब्रिक्स होती हैं ये महंगी कर दी गई हैं ताकि लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सके। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आते हैं तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर जो है ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है 10 से 20%, ओपन सेल पर 5% और या फिर 0 कर दिया गया है। ईवी और मोबाइल बैटरी के 63 कैपिटल गुड्स पर 0 ड्यूटी कर दी गई है। ये 35 और 28 मिला के 63 ही हुआ। शिपिंग अगर सेक्टर में बात करें तो शिप ब्रेकिंग या फिर शिप बिल्डिंग के रॉ मटेरियल पर 10 साल तक ड्यूटी एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा। टेली कम्युनिकेशन में भी आप देख सकते हैं एथरनेट स्विचेस पे जो कस्टम ड्यूटी है 20% से घटा के 10% कर दी गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स हैं इनका एक्सपोर्ट का टाइम पीरियड 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है और 3 महीने जो है एक्सटेंडेबल है। 9 आइटम्स को इसमें लिस्ट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट्स में डाल दिया गया है। वेट ब्लू लेदर को फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया गया है, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। क्रस्ट लेदर से 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया है। फिर मरीन प्रोडक्ट की बात करें आप तो ये जो फ्रोजन फिश पेस्ट है और जो फिश हाइड्रोलाइसेट है इस पे 30% और 15% से घटा के इसको 5% कस्टम ड्यूटी कर दी गई है। फिर अगर आप देखें रेलवे के एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल में क्या किया गया, मतलब मेंटेनेंस वगैरह में जो भी आइटम्स आएंगे उनके लिए आप देख सकते हैं जो एक्सपोर्ट का टाइम है 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। इवन ये फर्दर एक्सटेंड किया जा सकेगा 1 साल तक। ट्रेड फैसिलिटेशन में क्या किया गया है, प्रोविजनल जो असेसमेंट है इसको 2 साल में करने का रूल आ गया है। इवन जो है 1 साल और एक्सटेंडेबल किया जा सकता है इसको। एक वॉलंटरी कंप्लायंस भी लाया गया है कि जो इंपोर्टर हैं और जो एक्सपोर्टर हैं अगर वो गलती से मान लो ड्यूटी छुपा भी लेते हैं तो वो वॉलंटरी ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट दे सकें बिना पेनल्टी के। हाँ, लेकिन ये बिना जो है ये ऑडिट से पहले करना पड़ेगा ये काम। फिर ये जो इंपोर्टेड इनपुट्स के एंड यूज का टाइम 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। और स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं मंथली की बजाय जो है क्वार्टरली दिए जा सकेंगे। मतलब मोटा मोटा इनडायरेक्ट टैक्स में भाई कस्टम जो रूल्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है ना। और मेडिसिन को कह रहे हैं कि भाई सस्ता बना दिया गया है ताकि और अफोर्डेबल बनाया जा सके, है ना। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को जो है बूस्ट करने के कदम उठाए गए हैं और ट्रेड में आसानी के लिए ये सब प्लान बनाए गए हैं। ये बजट में कि भाई डायरेक्ट टैक्स के लिए भी कई सारे जो है प्रपोजल लाए गए हैं और बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए
जो वैयक्तिक यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स सुधार किया गया है, कह रहे हैं रैशनलाइजेशन किया गया है टीडीएस और टीसीएस का, है ना। और जो है वॉलंटरी कंप्लायंस को इनकरेज कर रहा है इनका ये टैक्स सुधार, कह रहे हैं। और कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट ला रहा है। 12 लाख तक जो है अब टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो सबका जो है 60,000 रुपया बच जाएगा। 60,000 रुपया बचाओ, खूब लंदन जाओ, पेरिस जाओ, यूएस जाओ, यूरोप जाओ, पूरी दुनिया घूम डालो, जाओ खेलो। लेकिन गुरु ध्यान रखना, देखो ये जो लोग वेतन भोगी हैं यानी कि सैलरी क्लास है, उनके लिए तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है, मतलब 12.75 लाख तक का उनको अगर सैलरी है तो कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। लेकिन जो लोग वेतन वगैरह नहीं लेते हैं, कोई जो है अपना इंटरेस्ट से कमा रहा है, कोई बिजनेस से कमा रहा है, कोई किसी चीज़ से कमा रहा है, मतलब सैलरी वगैरह नहीं ले रहा है अगर, तो 12 लाख रुपया के 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो फिर आपके लिए ये ब्रैकेट आ जाएंगे। ये वाले ब्रैकेट के हिसाब से आपको फिर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ये है गेम। जबकि पहले ये लग रहा था कि नहीं 12 लाख मतलब मान लो कोई 25 कमा रहा है तो शुरू के 12 पे तो उसका जीरो लगेगा ना। नहीं ना 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 बेटा, ना ना मुन्ना, ऐसा नहीं है। सरकार गेम खेलती है। सरकार कह रही है कि भाई 12 लाख से ऊपर अगर आप गए, मान लो 12,10,000 भी हो गया, तो भी आपको इन्हीं के तहत देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक मार्जिनल रिलीफ जरूर जो है मिल जाएगी। रिलीफ मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आपको समझने के लिए। हाँ, जो लोग भरना और टैक्स वगैरह वो अपने सीए से जरूर पूछे। मोटा मोटा बात मतलब ये है, मान लो आपकी 16 लाख है तो ये नहीं है कि भाई उसमें 12 तक बिल्कुल जीरो देना पड़ेगा, ना मुन्ना ना, वो यही ब्रैकेट में आएगी। ये सब बोल बच्चन वाली बातें हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है सर आपने, और कोई ज़्यादा मनी नहीं बचने वाली उनके हैंड में। हालांकि बजट के हिसाब से भाई है, कह रहे हैं कि भाई हाउस होल्ड कंजम्पशन बूस्ट हो जाएगा, सेविंग आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा का दिया। इसकी वजह से प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ का प्रत्याग हो। फिर कह रही है सरकार की डायरेक्ट टैक्स के लिए रैशनलाइजेशन कर दिया है टीडीएस टीसीएस का, ताकि जो है डिफिकल्टी कम हो। टीडीएस के लिए जैसे पहला यही कि भाई सीनियर सिटीजन के जो इंटरेस्ट पे टीडीएस लिमिट 50,000 से बढ़ा के अब ये 1 लाख कर दी गई है। रेंट पे जो टीडीएस की लिमिट है वो 2.4 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दी गई है। ये देखो है। फिर एलआरएस के अंदर टीसीएस को 7 लाख से बढ़ा के 10 कर दिया गया। एडुकेशन लोन से रिमिटेंस पे टीसीएस हटा दिया गया है, और जो टीडीएस के प्रोविजन है वो सिर्फ नॉन पैन केसेस में लगेंगे। इवन टीडीएस और जो टीसीएस का अगर पेमेंट का डिले होता है तो क्रिमिनल पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर डायरेक्ट टैक्स में कह रही है गवर्नमेंट की भाई वॉलंटरी कंप्लायंस को यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है। मतलब क्या है इसका कि अगर मान लो किसी ने गलती से अपनी इनकम सही रिपोर्ट नहीं करी तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम बढ़ा दिया गया है। पहले ये सिर्फ 2 साल तक था, अब 4 साल तक कर सकते हो आप। तो पुरानी गलतियों को सुधारने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। और कह रहे हैं कि भाई 90 लाख लोगों ने ऑलरेडी इसका फायदा उठाया है एक्स्ट्रा टैक्स देके। ये देखो 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है। कंप्लायंस बर्डन भी सरकार कह रही है कि भाई जो है कम किया गया है। जैसे पहला क्या है कि भाई चैरिटेबल जो ट्रस्ट हैं छोटे छोटे, उनके रजिस्ट्रेशन को पहले 5 साल का टाइम था, अब वो 10 साल कर दिया गया है। देखो 5 से 10 किया गया है कंप्लायंस करने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, मतलब पहले अपने घर की जो एनुअल वैल्यू को 0 क्लेम करने के लिए शर्तें थी, अब 2 घर तक बिना किसी शर्त के 0 क्लेम कर सकते हैं। बिजनेस और टैक्स पेयर के लिए रूल को सिंपल और डिजिटल बनाया गया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। पहला इसमें है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आर्म लेंथ प्राइस अब हर साल नहीं, हर 3 साल में फिक्स होगा, काम इजी होगा। दूसरा क्या है कि इंटरनेशनल टैक्स के झगड़े कम करने के लिए सेफ हार्बर रूल्स को और बड़ा किया गया। एनएसएस एनपीएस पे भी जो है कदम उठाया गया है। जैसे जो पुराना नेशनल जो सेविंग स्कीम यानी कि पुराने एनएसएस अकाउंट से 29 अगस्त 2024 के बाद विड्रॉल पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इवन एनपीएस वात्सल्य को भी सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा नॉर्मल एनपीएस जैसा, तो नॉर्मल एनपीएस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा एनपीएस वात्सल्य को। रोजगार और निवेश यानी कि एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए पहला कदम यही कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, अगर आप देखें आप तो जो नॉन रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सर्विसेज देते हैं, उनके लिए प्रिजेंटिव टैक्सेशन होगा, यानी कि सिंपल टैक्स रूल हो जाएंगे, सिंपल हो जाएगा। फिर जो नॉन रेसिडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के लिए कंपोनेंट स्टोर और सप्लाई करते हैं, उनके लिए टैक्स सर्टेनिटी के लिए सेफ हार्बर रूल जो है बनाए गए। टनेज जो टैक्स स्कीम जो कि पहले सिर्फ सी गोइंग यानी कि समुद्री जहाज़ों के लिए थी, अब इसको इनलैंड वेजल्स के लिए, इनलैंड का मतलब हो गया जो लैंड के अंदर जो भी नदियां वगैरह में जो है कई सारी बोट वगैरह चला करती है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि इंडियन वेजल एक्ट 2021 के अंडर में रजिस्टर्ड है। मतलब कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इन वेजल पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। बजट 2025-26 में स्टार्टअप के लिए टैक्स जो है बेनिफिट का टाइम बढ़ा दिया गया है। जो पहले स्टार्टअप 1 अप्रैल 2025 से पहले बने थे उनको फायदा मिला था, अब ये 1 अप्रैल 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आईएफएससी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो आईएफएससी में भी शिप लीजिंग जो यूनिट्स हैं, प्लस जो इंश्योरेंस के ऑफिस हैं,
प्लस जो ग्लोबल कंपनियों के ट्रेजरी सेंटर हैं, इनको अब स्पेशल टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। इनके लिए स्टार्ट डेट भी 5 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया। फिर ये बजट में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि AIF कैटेगरी 1 और 2 जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, उनके सिक्योरिटीज से होने वाले प्रॉफिट पे टैक्स रूल को क्लियर कर दिया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर ये सॉवरेन और पेंशन फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स को टैक्स बेनिफिट के लिए 5 साल का समय बढ़ा के अब ये 31 मार्च 2030 कर दिया गया। तो बजट इसी के साथ खत्म होता है। कुछ MCQ भी हैं, ये हमने पेड ग्रुप में दिए हुए हैं, इसका अलग से वीडियो बनवा देंगे। अदरवाइज इन क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करके चाहे तो इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से बजट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो आपकी एटलीस्ट पूरी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। कोई स्पीच वगैरह आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैंने आपके लिए पढ़ के बहुत ही सिंपल भाषा मैंने कोशिश करी है भाई, जितना मेरे प्रयास हो पाया, बहुत एफर्ट लगाया है मैंने। कोशिश करिएगा मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इसके आंसर वगैरह आप जरूर एक बार दे सकें, और वो भी एक ही कमेंट में देने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा भाई 71st BPSC का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच हमारा चल रहा है। UPPCS 2026 का भी कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस कंप्लीट मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने चालू कर दिया है। 2025 का भी चल रहा है। RO का एग्जाम के बाद जो है 27 जुलाई के बाद हम नया ग्रुप चालू करेंगे अगले RO के लिए। BO का भी हमारा ग्रुप चल रहा है।